हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 4 नवंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find this video helpful, you can let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. और अगर आपने मेरी अगस्त और सितंबर मंथ की पॉलिटी और इकोनॉमी की वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। देखिए, सितंबर मंथ की इकोनॉमी की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको whatever I say seems rubbish to you, you can yourself try staying for 15 minutes with the video और आप खुद जज करिए कि क्या वो आपके लिए सच में हेल्पफुल है। और अगर आपको सच में लगता है कि कॉन्सेप्ट्स बहुत हद तक सिंप्लीफाई किए गए हैं, then please stick to those explanation videos. Alright, so let's get started with today's video. Fed hikes rate again. ओके, व्हाट इट मीन्स फॉर इंडियन मार्केट्स एंड इन्वेस्टर्स। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही प्रोबेबल क्वेश्चन है क्योंकि हम आए दिन ये देख रहे हैं कि यूएस का जो फेडरल रिजर्व है, जैसे हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वहां का सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व, तो वो आए दिन अपने रेट्स हाइक कर रहा है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है। तो देखिए कैसे इम्पैक्ट इसका पड़ेगा इंडियन मार्केट्स पे या फिर इंडिया के जो सेंट्रल बैंक है उसकी पॉलिसीज पे या उसके एक्शंस पे। ये बहुत ही प्रोबेबल क्वेश्चन है। कुछ 2-3 पॉइंट्स इसमें से ऐसे हैं जो मैं चाहूंगी कि आप उसका मतलब समझें, क्या प्रोसीजर होता है वो समझें, जो आई वुड डेफिनेटली मेक इट इजियर फॉर यू। ऑलराइट, तो अब वेंसडे को क्या हुआ है, यूएस के फेडरल रिजर्व ने अनाउंस किया है अपना 4th कंसेक्यूटिव 75 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट हाइक। मतलब 4 बार से लगातार वो अपने इंटरेस्ट रेट वहां पे बढ़ा रहा है। तो क्यों कर रहा है ये ऐसा फेडरल रिजर्व वहां का? टू कंटेन इन्फ्लेशन, महंगाई को रोकने के लिए। ठीक है, तो इसलिए कर रहा है क्योंकि आपको पता है वेस्टर्न नेशंस में इन्फ्लेशन अराउंड 10%, 11% इतनी है, जो पहली बार। देखिए, अगर आप डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात करेंगे ना, जैसे जापान, आप जापान की लीजिए, वहां पे 2% इन्फ्लेशन रहती है। ऐसे ही यूएसए में भी 2%, 2.5%, 1.5% ऐसी इन्फ्लेशन रहती है क्योंकि ये डेवलप कर चुके हैं। ठीक है, इसके ऊपर इनका डेवलपमेंट अब इतना ज्यादा पॉसिबल है ही नहीं। तो देयर इज नो इंसेंटिव बहुत ज्यादा, इसीलिए हमारी जो कंट्रीज हैं वहां पे इन्फ्लेशन इसलिए इतना ज्यादा होता है क्योंकि इमर्ज कर रहे हैं। ओके, जस्ट कीप दैट असाइड, हमें जो देखना है वी वुड लुक एट दिस फर्स्ट। यूएस सेंट्रल बैंक हैज सेट सप्लाई डिमांड इम्बैलेंसेस। अब इनका क्या कहना है, यूएस के सेंट्रल बैंक ने कहा है महंगाई हो क्यों रही है हमारी कंट्री में, क्योंकि सप्लाई और डिमांड का इम्बैलेंस है। देखिए, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दोनों तरफ से हो सकती है, सप्लाई ड्रिवन भी हो सकती है, डिमांड ड्रिवन भी हो सकती है। जब देखिए आपके हाथ में बहुत सारा पैसा है ना, बहुत सारी लिक्विडिटी है, तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, यू वुड डिमांड मोर गुड्स एंड मोर सर्विसेज, है ना। तो लेकिन सप्लाई तो उतनी है, तो सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, महंगाई बढ़ गई क्योंकि सप्लाई उतनी मैच ही नहीं कर पा रही। अब फिर आप सप्लाई साइड से देखिए, अब एग्जांपल लीजिए, सप्लाई साइड से कैसे होगा कि सप्लाई बॉटलनेक्स है कोई, आप प्रेजेंट यूक्रेन, अगर मैं यहाँ पे देखूं, आप प्रेजेंट जो सिनेरियो चल रहा है यूक्रेन वॉर का, वही देख लीजिए। अब इसकी वजह से सप्लाई चेन क्राइसिस चल रहा है, सप्लाई पीछे से आ नहीं रही प्रॉपरली, इसलिए सप्लाई कम हो रही है, डिमांड उतनी ही है, चाहे डिमांड बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी तब भी इन्फ्लेशन बढ़ गई क्योंकि सप्लाई उतनी डिमांड भी मैच नहीं कर पा रही। तो दोनों साइड से। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है जो मैं चाहूंगी कि आप अच्छे से समझें। However, it only has the tools. अब देखिए, एक सेंट्रल बैंक के पास, एक कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास सिर्फ और सिर्फ डिमांड साइड को कंट्रोल करने का, इन्फ्लेशन का जो डिमांड वाला एस्पेक्ट है, सिर्फ उसको कंट्रोल करने का वो होता है, अपने पास पावर होता है। तो अब देखिए, मैं आपको समझाती हूँ एक और एग्जाम्पल से। आप सपोज करिए डिमांड साइड ये लोग कैसे कंट्रोल करते हैं। अब इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, ठीक है, तो एक कंपनी है जो बेसिकली, आप सपोज करिए, ऑयल इंपोर्ट करती है, फिर उसको रिफाइन करती है। ठीक है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती है, फिर उसको रिफाइन करती है। ठीक है, तो अब देखिए इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब क्या है, जो आप अब लोन लोगे अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए या फिर अपनी कंपनी को इनहेंस करने के लिए, उसकी प्रोडक्शन पावर, तो अब आप उतने लोन्स नहीं ले सकते क्योंकि लोन्स चीप बचे ही नहीं, लोन्स लेने महंगे हो गए हैं, इतना इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, आपने पैसे की डिमांड कम कर दी। ठीक है, इस तरह से। तो आपने डिमांड कम कर दी, ऑटोमेटिकली आपने डिमांड साइड को कर्ब कर दिया थोड़ा सा। अब डिमांड बहुत ज्यादा जब नहीं होगी लोन्स की, लिक्विडिटी की, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन आप एक तरफा तो कंट्रोल कर लेंगे। तो ये चीज यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए कि आरबीआई भी
केवल और केवल अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी के वजह से सिर्फ डिमांड साइड कंट्रोल कर सकता है, वो आपके लिए लोन्स महंगे कर सकता है लेना, है ना। बाकी तो इट इज ऑल सप्लाई साइड जो है वो फिस्कल पॉलिसी पे बहुत हद तक डिपेंड करती है, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी यानी सरकार द्वारा पॉलिसी डिसाइड करेगी कि किस हिसाब से कंपनीज और प्रोड्यूस करें, कैसे उनको इंसेंटिवाइज करना है। जैसे अगर आप देखेंगे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है वो सप्लाई साइड एक स्कीम है, राइट। प्रोडक्शन आप ज्यादा बढ़ाएंगे तो आपको हम थोड़ा सा सब्सिडाइज करेंगे चीजें, या फिर थोड़ी सी आपको कुछ गैप फिल करके देंगे मनी का, सो दैट यू शुड अंडरस्टैंड। ठीक है, एक पॉइंट आपको ये समझना है, द मार्केट वॉज एक्सपेक्टिंग। अब देखिए मार्केट यहाँ पे भी एक और चीज मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, यहाँ से दूसरा पॉइंट जो मेरे हिसाब से आपको लेके जाना है, व्हाट यू कैन टेक फ्रॉम दिस आर्टिकल इज कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमने रिसेंटली एक एडिटोरियल भी देखा था जिसमें एवरीबडी, ईच एंड एवरी इकोनॉमिस्ट वाज सेइंग कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद एक डविश टोन लेगा फेडरल रिजर्व, और पर लिया उन्होंने क्या है, हॉकिश। अब डविश और हॉकिश में क्या डिफरेंस होता है? अगर बाय चांस आपके पेपर में डविश और हॉकिश लिखा आ गया, डविश मतलब होता है अकोमोडेटिव पॉलिसी। अकोमोडेटिव पॉलिसी भी आप आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, वो बार बार बोलते हैं हमने अकोमोडेटिव इसलिए रखा पॉलिसी को क्योंकि हमें इकोनॉमिक रिकवरी को सपोर्ट करना था। तो अकोमोडेटिव पॉलिसी या डविश पॉलिसी बेसिकली लूजन अप करती है, यानी इन द सेंस इंटरेस्ट रेट्स कम कर देना, क्योंकि आप क्या चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा लोन ले कंपनीज आपसे और ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करे, इकोनॉमिक रिकवरी ज्यादा से ज्यादा जल्दी हो। ठीक है, हॉकिश मतलब क्या होता है, टाइटन करना, पॉलिसी टाइटनिंग जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो उसमें बेसिकली आप क्या करते हो, आप इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देते हो जिसकी वजह से आप लोन्स को और महंगा कर रहे हो। तो दूसरा पॉइंट आपको इस आर्टिकल से ये लेके जाना है, डविश और हॉकिश का। और राइट, और हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, विल फेडरल हाइक नज आरबीआई। अब क्वेश्चन ये है कि क्या फेडरल रिजर्व के जो इतने ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं तो आरबीआई भी फोर्स हो जाएगी क्या अपने इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ाने के लिए? हमने रीसेंट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट में तो यही देखा है कि आरबीआई ने अपना पहला स्टैंड ले लिया है रेट हाइक करने का। लेट्स सी बाकी अब क्या होता है। इट्स नॉट नेसेसरी, यहाँ पे लिखा है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि आरबीआई ब्लाइंडली सिर्फ फेडरल रिजर्व के नक्शे कदम पर चलेगा, क्योंकि और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, डोमेस्टिक फैक्टर्स होते हैं, स्पेशली हमारी जो रिटेल इन्फ्लेशन है इसको डिसाइड कर इसको हम अकाउंट में लेते हैं वाइल रिव्यूइंग द इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, कि हमारी डोमेस्टिक डिमांड सप्लाई कैसी है, इन तरह की। लेकिन बात यह है अब सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड सप्लाई पर सब कुछ निर्भर नहीं रह गया ना। इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, इट इज बिकमिंग इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। ठीक है, अब देखिए आप यूएसए से कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हैं, अब वहां पे जब चीजें महंगी है तो आप एक महंगी चीज जो पहले अगर शायद आपको $2 की मिल जाती थी, अब उसको $4 देने पड़ेंगे आपको खरीदने के लिए, क्योंकि वहां से ही आप इंपोर्ट कर रहे हो। वहां महंगा है तो आपको भी महंगा मिलेगा। सो यू आर importing inflation. This is all this is happening because of the ongoing war. ओके तो ये चीज, तो ऑफ कोर्स रिटेल इन्फ्लेशन जो हमारी कंट्री में चल रही है, अगर आप सपोज करिए, आप वही देखिए, हम इंडिया क्या है, इंडिया क्रूड ऑयल सबसे बड़ा इंपोर्टर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ क्रूड ऑयल, लेकिन साथ में हम वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ रिफाइंड प्रोडक्ट भी हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो हम बेसिकली क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। अब बाहर से जब तेल ही महंगा इंपोर्ट करेंगे तो तेल बेचेंगे भी तो ज्यादा, है ना। तो हमारे रिटेल यानी हमारे डोमेस्टिक सेक्टर में जो तेल बिक रहा है वो भी तो महंगा बेचेंगे। तो हमें ये चीज कहीं ना कहीं फेडरल रिजर्व की जो थोड़ा सा नज करेगी आरबीआई को। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे लिखी है, पर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो कुछ यहाँ पे है। Federal's continuous rate hikes does not augur well for emerging markets, including India. An increase in US interest rates results in an outflow of funds to US markets, putting their stock markets and currencies under pressure. अभी आप बस सुन लीजिए, मैं आपको बताऊंगी कैसे। ठीक है, ये बिल्कुल आपके लिए दो स्टेटमेंट्स के रूप में, ऑप्शन के रूप में पूछा जा सकता है। Equity markets are also seeing increased volatility in the next few months. अब कैसे स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट या फिर हमारी करेंसी कैसे डिपेंडेंट है फेडरल रिजर्व के एक्शंस पे, तो वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट हाई है, ठीक है, तो वो हमारी इंडियन इक्विटीज, इक्विटीज क्या होता है, कंपनीज के शेयर्स, ठीक है, जो ट्रेड किए जाते हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है, उसको लेस अट्रैक्टिव बना देगी फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। ओके, ठीक है, लेस अट्रैक्टिव बना देगी, और उसकी वजह से क्या होगा, अब पहले तो हम देख लेते हैं लेस अट्रैक्टिव कैसे बनाएंगी। तो आप सपोज कीजिए कि मतलब ये स्टेटमेंट तो आपको पता ही होनी चाहिए कि हाई इंटरेस्ट रेट जब होंगे तो स्टॉक मार्केट विल डिक्लाइन इन इट्स वैल्यू। दिस इज अ स्टेटमेंट जो आपको याद रखनी है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़े, है ना, तो लोन लेना मुश्किल हो गया कंपनीज के लिए, देन कंपनीज विल बोरो लेस मनी,
है ना। तो अब आपने कम बोरो किया तो आप अपनी कंपनी पे इन्वेस्ट कम कर पा रहे हैं, प्रोडक्शन कम कर पा रहे हैं, तो आपकी जो कंपनी ग्रो करेगी वो बहुत स्लो रेट पे ग्रो करेगी, राइट। तो फिर आपके शेयर्स जो ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में उसमें क्यों इन्वेस्ट करेंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स, है ना, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने तो एंटिसिपेट किया था आप अच्छा ग्रो करोगे, है ना। तो इससे क्या होगा, स्टॉक मार्केट विल कम अंडर प्रेशर, ओके, इंडियन स्टॉक मार्केट्स। अब हम बात करें, एक और चीज यहाँ पे लिखी है साथ ही साथ में, given the dollar's strength and our करंट डेफिसिट सिचुएशन। अब करंट डेफिसिट सिचुएशन का इक्विटी मार्केट्स या फिर करेंसी या फिर फेडरल रिजर्व से क्या मतलब है, फेडरल रिजर्व के रेट हाइक से। अब आप सुनिए, अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं तो वो हमारी इंडियन इक्विटीज को लेस अट्रैक्टिव बना देगी, जैसे हमने अभी देखा, ठीक है, क्योंकि आरबीआई विल गेट नज्ड एंड ऑल ऑफ दैट। फिर इससे क्या होगा, अब क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ के शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो हमारा जो यहाँ से कैपिटल आउटफ्लो हो जाएगा भारत से, क्योंकि अब उनको इन्वेस्टर्स को यूएस जैसी कंट्रीज में, एडवांस कंट्रीज में अच्छा रेट मिल रहा है ना। इंटरेस्ट रेट देखिए, बोरोवर्स के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ना गलत बात है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए तो अच्छी बात है क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल रहा है, ठीक है। तो अब वो यहाँ से चलेगा, ये चले गए, फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो हो गया। फिर उससे क्या होगा, आप देखिए जब फॉरेन यहाँ की फॉरेक्स जब कंट्री में से, मार्केट में से चला जाता है, तो जब कोई चीज चली जाएगी तो बहुत कम अमाउंट में अब प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है ना। उसका एब्सेंस मेक्स हार्ट ग्रो फाउंडर, है ना, यही चीज यहाँ पे भी इकोनॉमी में भी अप्लाई होती है। अब रुपी अबंडेंस में आ गई, डॉलर है नहीं, तो अब रुपी की जो वैल्यू है वो डॉलर के सामने घट गई, है ना, इंपॉर्टेंस घट गई बहुत ज्यादा, सो रुपी वुड बिकम वीकर। अब इससे क्या होगा, रुपी वीक हो गया, अब आपको इंपोर्ट करना है कुछ भी बाहर से, तो अब आपको पहले अगर 70 रुपए एक डॉलर था तो आज 82 रुपीज एक डॉलर बनाता है, तो इससे क्या होगा, इंपोर्ट महंगे हो गए, इससे क्या होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया आपकी कंट्री का, ठीक है। तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट, आप अगर इतना सा सेक्शन आपको नहीं समझ आया, आप दोबारा धीरे धीरे सुने, आपको सब समझ आ जाएगा। तो आपको फेडरल रिजर्व का रेट हाइक से स्टॉक मार्केट्स का क्या लिंक है, करेंसी का क्या लिंक है, और साथ ही साथ में करंट अकाउंट डेफिसिट का क्या लिंक है, पता होना चाहिए, ओके। क्योंकि ये आप कह सकते हैं कि एक परसिस्टेंट न्यूज बन गई है इस साल की, तो आपके लिए डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनता है इससे, ओके। टर्निंग पॉइंट इन नवंबर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए एक पॉलिसी हम फॉलो करते हैं जिसका नाम है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, है ना। तो देखिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का अगर आप सच में लेटर और स्पिरिट में उसे फॉलो करना चाहते हैं तो कुछ कुछ चीजें हैं जहां पे इंडिया लैक कर रही है, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। देखिए आपको सबको पता है कि कल क्या हुआ है, हमने इमरान खान जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उनको शूट किया गया है, बुलेट्स फायर की गई उनके ऊपर और उनके लेग में इंजरी हुई है ना। ही इज स्टेबल नाउ, बट द फैक्ट इज उनको मारने की ही कोशिश की गई थी। आप इंटरनेट खोल के देखिए, एक इंसान, 2 लोग इन्वॉल्व थे, एक इंसान पकड़ा भी गया है जिसने खुद कन्फेस कर लिया है, जी हाँ बिल्कुल मुझे तो मारना ही था उसको, बाई चांस बच गया। तो उससे पूछा गया कि आपके पीछे कौन है, कहता नहीं कोई भी नहीं है हमारे पीछे, तो मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं तो अपनी मोटरसाइकिल लेके आया था और उसी से मैंने उसको फायर किया और मुझे तो गुमराह कर रहा है ये इंसानों को, तो मैंने तो इसको सोच ही लिया था जब से ये चला है लाहौर से कि इसको खत्म ही कर देना है। तो इस तरह की बातें, ये पूरी कन्फेशन वीडियो अवेलेबल है इंटरनेट पे, ओके। तो बेसिकली दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अब क्या है, द मर्डरस अटेम्प्ट ऑन इमरान खान्स लाइफ हैज ड्रामेटिकली रेज्ड द स्टेक्स एंड ऑल्टर्ड द नेचर ऑफ चैलेंज ही हैज कम टू पोज टू द रूलिंग डिस्पेंसेशन इन पाकिस्तान। देखिए बहुत पॉपुलर सपोर्ट मिल रहा है, वो एक लॉन्ग मार्च पे है, आपको पता है, लाहौर टू इस्लामाबाद, ठीक है। तो उनको बहुत ऑलरेडी जल्द से आप देख रहे हैं वहां पे उसमें कितने लोग भरी मात्रा में आ रहे हैं, ऑलरेडी काफी पॉपुलर सपोर्ट था। अब इसके बाद पूरी जनता के दिल में ये शक है कि मरवाने वाली शायद मिलिट्री है, आर्मी है, या फिर जो रूलिंग पार्टी है शहबाज शरीफ की, उन्होंने अटैक करवाया है। तो ऑब्वियसली एक और तरह का पॉपुलर सपोर्ट अब इमरान खान को मिलेगा। तो अभी तक तो वो डेफिनेटली एक अच्छा ऑपोजिशन की तरह काम कर रहे थे, जो काफी प्रोबेबल है कि वो नए इलेक्शंस में जीतेंगे, बट अब उनको तो खैर सस्पेंड ही कर दिया है वहां की इलेक्शन कमीशन ने 5 साल के लिए। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ओके। टिल नाउ पाकिस्तान हैज बीन फिगरिंग मोर ऑफ्टन। अब देखिए इंडिया का जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया है ना, उसमें फ्रंट पेज पे पिछले
कि बहुत टाइम से पाकिस्तान फ्रंट पेज पे नहीं आ रहा। हमारे स्पोर्ट्स वाले जो पेजेस होते हैं, आप द हिंदू का देखिए, वहां पे आपको पाकिस्तान की एक आधी न्यूज मिल जाती है, ठीक है। तो अब देखिए दिस इज बाउंड टू चेंज, अब ये चेंज होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी पाकिस्तान की तरफ से हमें हेडलाइन न्यूज मिलने वाली है नवंबर के मंथ में। आप इस बारी का आज का द हिंदू देखिए, फ्रंट पेज पे आपको ऑलरेडी पाकिस्तान की हेडलाइन न्यूज मिल जाएगी इमरान खान के ऊपर, ठीक है। तो November has the potential of constituting yet another turning point, not just in that nation's checkered history, but for regional politics and security too. Now this is important कि ये इमरान खान पे जो केस हुआ है इस तरह का, और नवंबर में और भी बहुत सारी चीजें जो पाकिस्तान में होने वाली हो, ना ही पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि रीजनल पॉलिटिक्स, साउथ एशियन पॉलिटिक्स, और साथ ही साथ में नेबरहुड पॉलिटिक्स और हमारी सिक्योरिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खान जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है और चेयरमैन है ऑफ द ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) has been on a long march to Islamabad, challenging not just the legitimacy of the government of Prime Minister Shehbaz Sharif, but also hoping to create divisions within Pakistan. अब देखिए इनकी जो पार्टी है, बार बार इमरान खान की तरफ से इस तरह की स्पीचेस आ रही थी कि जो आर्मी है, आर्मी वैसे तो जो उनके ओल्डर वर्जन है, ओल्डर सेक्शन है आरपीआई जो उनकी आर्मी का, वो हमारे खिलाफ है, लेकिन जो यंगर लॉट है दे आर विद अस। तो आप आर्मी में भी फूट डलवा रहे हैं एक एक करके। इस तरह की इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस हमें देखने के लिए मिली है इमरान खान की तरफ से। वाइल खान्स मार्च बिफोर थर्सडेज अटैक वाज एक्सपेक्टेड टू अराइव ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ इस्लामाबाद विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। अब देखिए बात क्या है, हम पिछले आने वाले कुछ ही दिनों में देखने वाले थे कि इनकी मार्च खत्म होने वाली थी, लेकिन अब क्योंकि उनको दोबारा लाहौर के हॉस्पिटल में लेके जाया गया, इस तरह से अब देखते हैं फाइनली क्या होगा। साथ ही साथ में अब क्या होने वाला है, रिटायरमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की एट द एंड ऑफ दिस मंथ। इट इज़ वेरी अनलाइकली कि उन्हें एक सेकेंड टर्म मिलेगा, मिल भी सकता है। You cannot very certainly say anything about Pakistani army, okay? So will Khan end up laying siege to Islamabad? Will Bajwa retire and walk into the sunset, or will there be a military reassertion of some sort in Pakistan? क्या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आर्मी का, वहाँ की जो डीप स्टेट है, उसका इतना बड़ा रोल है, क्या वो खत्म हो जाएगा जनरल बाजवा के जाने के साथ साथ, या फिर वो एक रीअसर्शन दिखाएगी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, जैसे जनरल रूल, इस तरह के किस तरह का वहाँ पे आर्मी का दबदबा है ना? तो वो हम देखेंगे दोबारा बढ़ता हुआ या कम होता हुआ। लेट्स सी। कैन पॉलिटिकल लीडर्स लाइक खान एंड शरीफ अराइव एट सम, क्या खान और शरीफ क्या किसी कॉम्प्रोमाइज पे आएंगे? क्योंकि उनकी कंट्री इतने बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रही है, इतनी बुरी हालत है उनकी, फिर भी इस तरह की पॉलिटिक्स वहाँ पे, इतनी डिविजनरी पॉलिटिक्स चल रही है कि क्या अपनी कंट्री के लिए दोनों कॉम्प्रोमाइज करेंगे? विल दी आर्मी डंप शरीफ? क्या आर्मी शरीफ को डंप करके, शहबाज शरीफ को डंप करके क्या अब इमरान खान को बैक करने लग पड़ेगी? इस तरह की चीजें। आर पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज एंड दी आर्म्ड फोर्सेस दी ओनली एक्टर्स? अब क्या सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, ऑपोजिशन चाहे रूलिंग या फिर जो आर्मी है, सिर्फ यही दोनों फैक्टर्स हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की, या फिर और भी आउटसाइड प्लेयर्स, यूनाइटेड स्टेट्स, जैसे बार बार इमरान खान का ये कहना कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट जो है एक उसे लाया गया है यूएस द्वारा, जिसको स्पॉन्सर किया गया है। चाइना भी है साथ में, चाइना के साथ तो आप देख ही रहे हैं किस तरह के रिश्ते हैं। टर्की के साथ रिश्ते कैसे हैं, क्योंकि टर्की ने जब जम्मू कश्मीर का मामला हुआ था अगस्त 5 को, तो टर्की ने हमारे खिलाफ खड़े होकर बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी हैं यूनाइटेड नेशंस में भी। तो टर्की का काफी सपोर्ट है, सऊदी अरेबिया का काफी सपोर्ट है, क्योंकि सऊदी अरेबिया से ही इतने सारे वेपन्स खरीद के, इतना वेपन्स तो नहीं, सऊदी अरेबिया उनको पैसे देती थी पाकिस्तान को अपने वेपन्स को बनाने में, मॉडर्नाइज करने के लिए। न्यूक्लियर बॉम्ब में भी कई लोग कहते हैं कि सऊदी अरेबिया ने फंडिंग की थी, इस तरह की चीजें। तो क्या इन लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है इस गेम में, इस पॉलिटिक्स में? होगा, नहीं होगा? इस तरह के क्वेश्चंस टू द एक्सटेंट दैट पाकिस्तान। अब देखिए, आप समझ रहे होंगे व्हाई आर वी डिस्कसिंग पाकिस्तान। Let me tell you very clearly. Take the papers and sit with them and analyze them. आपको पता चलेगा पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है और श्रीलंका एक ऐसी कंट्री है, यानी कि जो बिल्कुल हमारे विसिनिटी में है, श्रीलंका से भी ज्यादा पाकिस्तान, जिसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, डोमेस्टिक जितने भी चीजें हैं उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो अंटिल एंड अनलेस यू डू नॉट नो द डायनामिज्म जो इनकी कंट्री में चल रहा है, तो आप इस सेक्शन को नहीं कवर कर सकते। ओके, टू द एक्सटेंट दैट पाकिस्तान इज एम्ब्रॉयल्ड इन एन इकोनॉमिक क्राइसिस, जैसा कि मैंने आपको कहा, फिर भी ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है। अब जुडिशरी किसका साथ देगी? देखिए, मैं आपको एक और चीज बता दूं, जुडिशरी है ना जो पाकिस्तान की, जो वहां का सुप्रीम कोर्ट है,
वो उनका कोई दीन ईमान नहीं है, वो जहाँ उनको भाव लगता है ना, जहाँ पे उनको लगता है कि अच्छा इसको पब्लिक सपोर्ट कर रही है तो उनकी फेवर में कोई रूलिंग दे देते हैं, अगर फिर उनको लगता है किसी और को पब्लिक सपोर्ट कर रही है तो वो उनको दे देते हैं उनके फेवर में रूलिंग। तो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट इस हिसाब से चलती है। टाइम वॉज व्हेन सम इन द रूलिंग डिस्पेंसेशन इन न्यू दिल्ली वुड क्लेम, अब देखिए पता है हमें लगने लगा था कि हमने पाकिस्तान को कंप्लीटली इंटरनेशनली आइसोलेट कर दिया है, कोई उनकी कंट्री उनके साथ नहीं है, बात नहीं करेगी क्योंकि वो टेररिस्ट कंट्री है। हमने FATF में भी उन्हें सफल हो ही गए थे, हम ग्रे लिस्ट में उन्हें लेके आने के लिए बहुत सारी तरह से हम उनको बार बार हिट करते हैं, उनकी टेरर जितने भी एक्टिविटीज हैं उनके लिए। तो हमें लगा था सो पाकिस्तान हैज गॉट नो फ्रेंड्स नाउ, पर ऑन द कॉन्ट्रारी बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान का रीजनेबली गुड रिलेशनशिप है किसके साथ? चाइना के साथ। तो हमें पता है आयरन क्लैड रिलेशनशिप, आपको ये बात पता है। शहबाज शरीफ अभी इस समय चाइना में ही 2 दिन की विजिट करे हैं, तो उन्होंने एक दूसरे के लिए क्या क्या बातें बोली आपको पता है। यूएस के साथ, अगर यूएस के साथ इतना ही बुरा रिश्ता होता तो यूएस कभी भी उनको F-16 का पैकेज मेंटेन करके नहीं देती, ठीक है। टर्की का तो मैंने आपको बता ही दिया, सऊदी अरेबिया ऑफ कोर्स उनकी सॉलिडारिटी है आपस में। रशिया के साथ भी आप आज देख रहे हैं, देखिए रशिया के साथ तो बाय डिफॉल्ट इनका रिश्ता अच्छा हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल में ये लोग चाइना का साथ देते हैं, चाइना का साथ देते देते रशिया का भी साथ दे देते हैं, क्योंकि रशिया चाइना ही तो बच गए हैं एक ब्लॉक में अब। जस्ट ओवर 2 decades ago India's first national security advisory board, अब देखिए इन्होंने कुछ कुछ स्टोरी बताई है। इन्होंने ये बोला है जिस 20 साल पहले एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड था जिनके ये मेंबर थे संजय बारू, तो उनका यहाँ पे बेसिकली क्या लिखा है कि हाँ, सो दे मेट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी एंड सजेस्टेड कि देखिए सरकार को क्या करना चाहिए, फंड करना चाहिए हाई क्वालिटी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को। अब आप सोच रहे हैं कि नेबरहुड पॉलिसी कहाँ है, अभी आएगी, डू नॉट वरी, जो हम डिस्कस कर रहे हैं इट विल लीड अस टू दैट पॉइंट ओनली। ओके, एम्प्लॉइंग सब्जेक्ट, मतलब इस तरह का रिसर्च इंस्टीट्यूशन होने चाहिए जहाँ पे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो जो स्टडी करें प्रॉपरली चाइना और पाकिस्तान को, उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को, उनके सिक्योरिटी रजीम को, इन तरह की चीजें। और एम्फसाइज किया गया था ये जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होंगे, चाहे वो इकोनॉमिस्ट हो, डिफेंस एनालिस्ट हो, साइंटिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उनको नॉलेज होनी चाहिए, दे शुड बी फ्लुएंट इन मैंडरिन अगर उनको चाइना के बारे में पढ़ना है, और उर्दू अगर उनको पाकिस्तान के बारे में पढ़ना है। ओके, द पॉइंट वॉज मेड हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स, अब देखिए यूनाइटेड स्टेट्स क्या करता है, यूनाइटेड स्टेट कैसे इन्वेस्ट करता है इन डोमेस्टिक स्कॉलरशिप आउटसाइड द गवर्नमेंट इन द स्टडी ऑफ चाइना एंड रशिया। अब देखिए यूएस में बहुत सारे बच्चे स्कॉलरशिप लेके चाइना और रशिया की स्टडी करते हैं। अब चाइना और रशिया क्या है, दोनों कंपेटिटर्स हैं यूएस से, ठीक है। आप समझने की कोशिश करिए, हमेशा घिसे पिटे पॉइंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। If you have a good analysis of stuff, of course you can come up with innovative suggestions। ओके, तो इसी का ये पार्ट है कि यूएस क्या करता है, क्योंकि चाइना उनका कंपेटिटिव है, इकोनॉमिक कंपेटिटिव है, रशिया उनका डिफेंस कंपेटिटर है, ठीक है। तो वो प्रेरित करते हैं अपने यहाँ के बच्चों को आप रिसर्च करें, इन तरह के एस्पेक्ट्स को पढ़ें उनके, ठीक है, उनकी लैंग्वेज सीखें। और चाइनीज क्या करते हैं, चाइनीज रिसर्चर्स वर फिलिंग अप द स्पेसेस इन अमेरिकन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस टू स्टडी द यूएस। अब चाइना क्या करता है, आपको पता है कि चाइना के ही सबसे ज्यादा लोग हैं, बच्चे हैं जो जाके यूएस में पढ़ते हैं, और इंडिया नंबर 2 पे आता है जो यूएस में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो चाइना प्रेरित करता है कि आप जाइए अमेरिकन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, और चाइना के बारे में मत पढ़ो, आप यूएस के ही बारे में पढ़ो, ताकि आप देखिए चाइना के बच्चे वहां नहीं रुकते हैं, अनलाइक इंडियंस, वो वहां पे रह जाते हैं। हमने अभी रिसेंट रिपोर्ट देखी थी, चाइना के बच्चे वहां जाते हैं, पढ़ते हैं, फिर वापस वो लोग चाइना जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे ब्रेन ड्रेन नहीं है इस तरह का जो इंडिया इस टाइम पे देख रही है, ठीक है, एक्सपीरियंस कर रही है। तो वो यूएस के बारे में ही पढ़ाते हैं। और देखिए इंडियंस क्या करते हैं, वो इंडियंस यूएस में जाते हैं और वहां से भी इंडिया के बारे में ही पढ़ रहे होते हैं, तो वहां के बारे में तो आप देख ही नहीं रहे कुछ भी, है ना। आपने बहुत बार देखा होगा द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, अब बहुत सारे आर्टिकल्स, और अगर आप लाइव मिंट पढ़ते हैं या जो भी पढ़ते हैं, वहां पे मतलब लिख इंडियंस रहे हैं, पर कोई कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, या फिर कोई यूएस के हार्वर्ड में से लिख रहा है, सो दे आर गोइंग देयर एंड अगेन स्टडिंग इंडिया ओनली। तो बात क्या है, बात इतनी सी है कि आपको पता ही क्या चल रहा है, आपको आपकी राइवल कंट्रीज जो है, देखिए चाइना भी तो यूएस की पढ़ाई करवा रहा है, क्योंकि चाइना का कंपेटिटर कौन है, यूएस है ना। तो बहुत जरूरी है कि देखिए हम उनके बारे में, जो हमारे कंपेटिटर्स हैं, हमारे जो जिनके साथ सही रिश्ते नहीं हैं,
उनकी पढ़ाई करवाना अपने यहाँ के रिसर्चर्स द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपको एक अच्छा इनपुट दे सकते हैं कि आपकी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए अपने नेबरहुड के बारे में। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी है, इवन इफ ऑफिशियल पॉलिसी रिमेन्स नेबरहुड फर्स्ट, लेकिन हम लैक कर रहे हैं इस चीज़ में। तो इफ़ आई डू दिस, अब देखिए साथ ही साथ में बात क्या है, एक भी ऐसा जर्नलिस्ट नहीं है जो वहां पे पाकिस्तान में जाके कवर कर रहा हो इस न्यूज़ को। इतनी बड़ी न्यूज़ है ये, है ना। अगर हम जस्ट 10 साल पहले जाके देखें तो 10 साल पहले ही तो सब कुछ धीरे 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 इतना खराब हो गया कि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लग गई, आप पाकिस्तान अब जा नहीं सकते, वो यहाँ नहीं आ सकते। डिप्लोमेटिकली हमने अपना एम्बेसडर बनवा लिया, उन्होंने अपना एम्बेसडर बनवा लिया यहाँ से, और ये जो पेट्रियोटिक नेशनल्स के पाकिस्तानी से हम बात नहीं करेंगे, तो फिर आपकी इंटेलिजेंस आप कहाँ से लाओगे? इंटेलिजेंस आप कहाँ से, उनका फीडबैक कैसे दोगे अपनी सरकार को आके? ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल चेंज होने की जरूरत है। तो यही इन्होंने बार बार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है, अ नेशन एंड अ सोसाइटी दैट लिव्स इन सच इग्नोरेंस ऑफ इट्स ओन नेबर्स कैन हार्डली बी एक्सपेक्टेड टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेस्टिनी ऑफ इट्स नेबरहुड। आप अगर अपने नेबरहुड की डेस्टिनी में अपना रोल निभाना चाहते हैं, आप अपने रीजन यानी साउथ एशिया की डेस्टिनी में इमर्जिंग रोल निभाना चाहते हैं, तो आप इग्नोरेंस में नहीं रह सकते कि नहीं हमें तो लेना देना ही नहीं है पाकिस्तान से, हमें क्या लेना देना वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये चीज। और जो आप प्रिंट मीडिया को छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रिंट मीडिया जो हम पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर्स, उसमें बहुत तरह के ऐसे इंटेलेक्चुअल्स दिखते हैं, वाइजर पीपल। पर अगर आप नेशनल मीडिया को देखेंगे, उन्होंने तो मतलब ये संजय बारू ने अपने एडिटोरियल में लिखा है कि उन्होंने सर्कस बना दिया है हर चीज को। पाकिस्तान पे इतनी डिबेट्स होती हैं, मतलब पीपल आर सो हैप्पी जस्ट कि हम पाकिस्तान से तो आगे हैं ना, पाकिस्तान से तो आगे। इतना बड़ा क्यों उनको बनाया हुआ है हमने? हमारे एम्बिशंस खुद के होने चाहिए, हमें अपने ही रिकॉर्ड्स को तोड़ के आगे बढ़ना है हर चीज में। बस इसमें हम खुश नहीं हो सकते कि हम पाकिस्तान से तो आगे हैं, तो आप बहुत सारे इंडिकेटर्स में जब पाकिस्तान से पीछे होते हो तो आप उस इंडिकेटर को ही कह देते हो कि ये गलत इंडिकेटर है या गलत इंडेक्स है। ऐसा नहीं चल सकता। दिस इज नॉट कॉल्ड पेट्रियोटिज्म। ओके, यही इन्होंने कहा है। ऑलराइट, पुटिंग आउट फायर्स। अब यहाँ पे स्टबल बर्निंग की बात की गई है, ये भी थोड़ा सा पॉलिटिकल एक आर्टिकल है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि स्टबल बर्निंग का अभी हरियाणा कैसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है और पंजाब नहीं कर रहा। तो वी विल जस्ट क्विकली गो थ्रू दिस आर्टिकल। अब देखिए, एयर क्वालिटी नेशनल कैपिटल रीजन में वेरी पुअर से सीवियर कैटेगरी में आ गई है, क्योंकि फार्म फायर जो पंजाब में है वो स्पॉटलाइट में दोबारा आ गए हैं। वेंसडे को क्या हुआ, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने ट्विटर पे क्या लिखा, ब्लेम करते हुए आम आदमी पार्टी रूल्ड स्टेट जो है पंजाब भी, तो उनके बारे में लिखा कि पंजाब क्या कर रहा है, इट इज टर्निंग दिल्ली इनटू अ गैस चेंबर। ठीक है, तो अब इस ट्वीट पे ऑफ कोर्स जो पंजाब चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान, वो काफी ज्यादा ही गॉट वेरी एंग्री, और उन्होंने एक वीडियो में ही केम अप विद अ वीडियो जहाँ पे उन्होंने अक्यूज किया सरकार को, बीजेपी की सरकार को और सेंटर को, कि आप क्या कर रहे हो, हमारे पंजाब के हार्ड वर्किंग फार्मर्स के खिलाफ आप ये चीज बोल रहे हो। देखिए, इस चीज को इस तरह से करने की कोई जरूरत है नहीं। वैसे इफ यू टेक माय ओपिनियन ऑन इट, आई अंडरस्टैंड फार्मर्स का जो इशू है वो बहुत क्रिटिकल है, एंड आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट दैट, बट द फैक्ट इज यहाँ पे स्टबल बर्निंग की बात हो रही थी, आप इसको इस तरह से पॉलिटिसाइज मत करो, क्योंकि बार बार अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जो दिल्ली में रूल कर रहे हैं, उनकी तरफ से यही था कि पंजाब में हमारी सरकार आ जाएगी ना, तब देखना हम किस तरह से स्टबल बर्निंग के इश्यू को बिल्कुल खत्म ही कर देंगे। जो ऐसा नहीं हुआ, अब आप उसको इस तरह का एथिकल अंडरटोन मत दीजिए। तो ये चीज यहाँ पे इस आर्टिकल ने भी यही चीज अंडरलाइन की है जो मैं बोल रही हूँ। We just go with by this. Okay, the blame game evokes a distinct sense of deja vu, notwithstanding बात ये है, ठीक है, एक्टर चेंज हो गए, पंजाब में पहले कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, लेकिन ड्रामा वही है आज भी, वही ब्लेम गेम चल रही है। कोई सोल्यूशन नहीं निकालना किसी ने बैठ के, पर सेंटर कहती है आपकी वजह से, दिल्ली कहती है सेंटर की वजह से, है ना। तो बस यही चलता है, हर विंटर्स आती है, पिछले 3 साल से तो हम ही देख रहे हैं, हर विंटर में यही चल रहा है सब कुछ। ठीक है, इन द पास्ट दिल्लीज आप गवर्नमेंट वुड कॉल आउट इट्स काउंटरपार्ट्स इन पंजाब एंड हरियाणा फॉर द फेलियर। अब ये चीज हम देख चुके हैं, आपकी जो अजम्पशन हुई है ऑफिस में पंजाब के, तो हमें काफी होप थी कि दोनों, अच्छी बात है दोनों स्टेट्स में अब ठीक है, अब कॉपरेशन हो जाएगा अगर कोई दिक्कत होती भी है पॉलिटिकल लेवल पे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। डेटा जो IARI द्वारा आया है वो ये दिखाता है कि फार्म फायर एपिसोड्स पंजाब में 19% से बढ़ गए हैं पिछले साल से, अगर हम कंपेयर करें। ठीक है, तो स्टेट में रजिस्टर किया गया है वेंसडे के, अगर हम डेटा को देखें, 3634 इंस्टेंसेस ऑफ स्टबल बर्निंग, द हाईएस्ट इन द सीजन। अब लेकिन एक रे ऑफ होप है इस पूरे ग्लूम में, वो ये है कि क्रॉप रेसिड्यू या फिर स्टबल बर्निंग जो हरियाणा की हो रही है, वो पिछले 5 सालों में से
कम हो रही है 5 सालों में से। इट इज वन ऑफ द लोएस्ट दिस ईयर द स्टेट विटनेस्ड अ 30% रिडक्शन कंपेयर टू लास्ट ईयर। इट्स सक्सेस ऑज मच। अब क्यों है, देखिए समझने की बात क्या है, वो ये है कि इस सरकार ने कुछ तो किया होगा अपने पार्ट पे, है ना। तो इस सरकार ने ड्राइव चलाई, हरियाणा की सरकार ने, टू सेंसिटाइज फार्मर्स, है ना, कि फार्मर्स को सेंसिटाइज किया जाए। ये बेसिकली ऐसा, मतलब देखिए ऑटोमेटिकली आपको अवेयरनेस फार्मर्स तक ही पहुंचानी है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें फील्ड स्टाफ ऑफ वेरियस एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट्स, लोकल लेवल ऑफिशियल्स, वो साथ में काम करते हैं। किसके साथ मिलके? पीपल फ्रॉम डाइवर्स सेक्शन, साथ में रिलीजियस लीडर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं। देखिए जो भी, चाहे वो सरपंच है, चाहे वो रिलीजियस लीडर है, चाहे वो ट्राइबल एल्डर है, जिनका भी आप समझते हैं, सरकार समझती है कि उनका इन्फ्लुएंस है आम जनता पे, उनको सबसे पहले बताना चाहिए कि आपकी ड्यूटी है कि आप अपने लोगों को सेंसिटाइज करें, क्योंकि उनकी बोली हुई बात और सरकार की बोली हुई बात में बहुत डिफरेंस आएगा। उनका इन्फ्लुएंस डेफिनेटली सरकार की इन्फ्लुएंस से ज्यादा होता है ग्राउंड लेवल पे। तो इन्होंने यही किया है। देखिए आपसे एथिक्स में भी जब भी कोई क्वेश्चन है ना, आप ये चीज जरूर लिखिएगा, क्योंकि जब आप रिलीजियस लीडर, सरपंच, या फिर जिनका भी आपको लगता है, टीचर्स, ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स पे टीचर्स की बोली हुई बातें, दे आर सत्य वचन, है ना, कि जो टीचर ने बोला वो सही है, यही स्टूडेंट समझते हैं, एटलीस्ट जो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। तो उनको अगर आपको कोई ड्राइव चलानी है, अवेयरनेस फैलानी है किसी चीज के बारे में, तो आप हेड्स को पकड़ें, ठीक है। तो यही चीज आप एथिक्स में भी लिख सकते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स दीज मशीन्स टू हायरिंग सेंटर्स। स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा की क्या करती है, जो मशीन्स हैं, जो क्रॉप रेसिड्यू को, क्रॉप वेस्ट को कलेक्ट करने वाली और उसको डिकम्पोज करने वाली, उसको बेसिकली हायरिंग सेंटर्स को देते हैं ऑन 80% सब्सिडी, और फिर उनके यूज को मॉनिटर करवाते हैं। तो ये सब कुछ आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ में अरेंजमेंट्स इन्होंने की हैं दैट दे वुड मूव क्रॉप वेस्ट फ्रॉम द फील्ड टू बायोमास पावर प्लांट्स। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी गुड। इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम बात करें कि वहां पे परसुएशन ने कोई रोल प्ले नहीं किया है पंजाब में, ओके, ना ही कांग्रेस रजीम के टाइम पे, ना ही आम आदमी पार्टी के रजीम के टाइम पे, सब्सिडीज ऑफर्ड बाय द स्टेट बाय ऑल काउंट्स हैव नॉट इंसेंटिवाइज्ड अ लार्ज सेक्शन ऑफ फार्मर्स टू अडॉप्ट। अब देखिए उनको क्या लग रहा है, पंजाब फार्मर्स का ये कहना है कि सब्सिडी आपने दे दी, जो भी मतलब आप कर रहे हो, पर फैक्ट ये है अभी भी हमारे लिए इन तरह की मशीन्स को खरीदना अनइकोनॉमिकल है, अभी भी महंगी है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने कोई लेसन नहीं सीखा है अपने पुराने फेलियर्स, या कोई एक्सपीरियंस जो हरियाणा जैसे उस तरह की कोई ड्राइव नहीं चलाई उन्होंने बायोमास पावर प्लांट्स के साथ, कोई उन्होंने एसोसिएशन नहीं किया, इस तरह के लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स इन वगैरह से इन्होंने कोई बातचीत नहीं की। परसुएशन, जो आप एक परसुएशन वर्ड है राइट, एथिक्स में भी, तो आप ये समझिए, ठीक है। द स्टेट्स लेटेस्ट कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट विद दिल्ली इज रिडल्ड विद द सेम लैक्यूना। तो इन्होंने बस यही चीज बार बार कही है। और देखिए ये एक सोल्यूशन के साथ आई है जो दिल्ली गवर्नमेंट है। अगर आप जानते हैं पूसा डिकम्पोजर्स हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है, क्या है, कौन सी फंगस यूज होती है इसमें, एंड ऑल ऑफ दैट, क्या लिक्विड सोल्यूशन बनाया है। पर फैक्ट ये है वो भी इम्प्रैक्टिकल है, उससे आप इतना लार्ज लेवल पे चेंज नहीं देख सकते। चेंज आएगा जब आप बिहेवियरल एस्पेक्ट को डील करना शुरू करेंगे फार्मर्स की। ओके, मेयर पोजेशन ऑफ जिहादी लिटरेचर नॉट ऑफेंस, कोर्ट टू एनआईए ऑन यूएपीए केस। देखिए मैं इसको बहुत ब्रीफली डिस्कस करूंगी, आपको बस ये पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है इन चीजों से रिलेटेड। तो बेसिकली जो दिल्ली हाई कोर्ट है, दिल्ली कोर्ट है, इट्स नॉट हाई कोर्ट, दिल्ली कोर्ट ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जो एक यूएपीए का केस ये सुन रहे थे, उसके दौरान ये बोला है कि मेयर पोजेशन, यानी कि सिर्फ आप पोजेस कर रहे हैं, आपके पास पड़ी है जिहादी लिटरेचर, आपने शायद पढ़ी है या कुछ भी, है ना, तो इससे आपने कोई ऑफेंस तो नहीं किया ना, जब तक आप कुछ ऑफेंस नहीं कर देते, ठीक है। देखिए आप किसी आइडियोलॉजी से प्रभावित हैं, आपको शायद आपने ऐसे ही पढ़ लिया किसी के रिकमेंडेशन पे, या जैसे भी कुछ भी हो सकता है, शायद आप किसी एक गलत ग्रुप को ज्वाइन भी करने वाले हो, लेकिन आपके खिलाफ हम कैसे कोई एक्शन ले लें जब तक आपने कोई क्रिमिनल एक्ट किया ही नहीं, कोई टेररिस्ट एक्ट का एग्जीक्यूशन हुआ ही नहीं, आप बताइए। तो ये इन्होंने कहा है अपने कोर्ट के केस के दौरान, ठीक है, दिल्ली कोर्ट ने। एनआईए हैज अक्यूज्ड 11 पीपल, उन्होंने 11 पीपल को अक्यूज किया है कि वो अलाइन करने की सोच रहे थे आईएसआईएस के साथ खुद को, ओके, और बहुत सारे प्रोपेगेंडा चैनल्स के पार्ट हैं, और ये सब कुछ आप देख सकते हैं, एंड प्रोपेगेंडिंग द वायलेंट जिहादी आइडियोलॉजी ऑफ द आईएसआईएस। और साथ में एक लिंक ये भी है कि ₹60,000 का कोई ट्रांजैक्शन हुआ है इनके बीच में। सच अ प्रोपोजिशन रन्स काउंटर। अब इन्होंने बोला है इस तरह का प्रोपोजिशन कि जस्ट बिकॉज उनके पास लिटरेचर पढ़ी है, बुक पढ़ी है, किताब पढ़ी है, कोई पेपर पैम्पलेट पढ़ा है जिसके ऊपर किसी भी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी या फिलोसफी का कुछ भी है, ठीक है, तो हम उनको कैसे, मतलब वो तो पढ़ा ही है ना, मतलब
फैक्ट ये है कि डेफिनेटली ये खतरनाक बन सकते हैं, पर अभी इन हैंड तो कुछ नहीं है हमारे पास, ये इन्होंने बोला है। और अगर हम इनको सिर्फ इस बेसिस पे अंदर कर देंगे तो इट गोज अगेंस्ट आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इस तरह की चीजें। एंड ये सब कुछ ही यहाँ पे बार बार चीज बोली गई है, नथिंग मच हियर। अब देखिए ये हमें देखना है, एट यूएनएससी इंडिया एब्सटेन्स ऑन रशियन मोशन ऑन यूक्रेन बायो वेपन्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम अमेज्ड के यहाँ ये शायद द हिंदू में नहीं आया है ये आर्टिकल। इंडिया ने बेसिकली क्या किया है, एब्सटेन, एब्सेंट रहना चूज किया है, ना ही फेवर में वोट किया है, ना ही अगेंस्ट वोट किया है, किस चीज के, एक रेजोल्यूशन के जो बेसिकली इन्वॉल्व करता है यूक्रेन। अब ये रेजोल्यूशन हम बार बार क्या देखते हैं कि इंडिया एब्सटेन करती है खुद को यूएनएससी के रेजोल्यूशन जो रशिया के अगेंस्ट लाती है वेस्टर्न कंट्रीज, लेकिन ये रशिया द्वारा लाया गया एक रेजोल्यूशन है यूएनएससी पे जिससे हमने एब्सटेन किया है। तो इससे पता चलता है कि हमारी जो पॉलिसी है वो सच में फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है ना। तो हम ऐसा नहीं है कि हम सच में न्यूट्रल ही हैं, आप एक जगह ये कह सकते हैं। हम बस चाहते हैं कि डायलॉग के माध्यम से वॉर खत्म हो, पर हम अगर उनका साथ नहीं दे रहे तो हम रशिया का भी साथ नहीं दे रहे। तो फैक्ट ये है। ओके, दैट सॉट टू एस्टैब्लिश। अब इसने रेजोल्यूशन ने बेसिकली क्या किया था, इन्होंने बोला था, देखिए मॉस्को बहुत सारी एलिगेशंस लगा रहा है यूएस और यूक्रेन पे कि यूएस यूक्रेन मिलके क्या कर रहे हैं, अपनी लेबोरेटरीज में मिलिट्री बायोलॉजिकल एक्टिविटीज का प्लान कर रहे हैं, बायो वेपन्स जिन्हें कहते हैं। बायो वेपन्स देखिए, अगर आपको याद होगा जब चाइना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैली थी, ट्रंप ने क्या एलिगेशन लगाया था कि चाइना ने अपनी लैब में कोरोना वायरस को बेसिकली आप कह सकते हैं जनरेट करवाया है, जेनेटिकली इंजीनियर करवाया है, ताकि वो पूरे संसार को वीकन कर दे इकोनॉमी उनकी, और खुद ही इकोनॉमिकली राइज करते रहे ना। तो बायो वेपन्स इन तरह के वेपन्स होते हैं, किसी तरह का फंगस छुड़वा देना, किसी तरह इस तरह की चीजें जो बेसिकली यूज की जा सकती हैं। तो अगर मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पढ़ेंगे तो इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ये कहती है कि अगर हम पे कोई भी कभी भी बायोलॉजिकल वेपन्स द्वारा, केमिकल वेपन्स द्वारा हम पे, हमारे लोगों पे, चाहे वो भारत में प्रेजेंट है चाहे वो भारत से बाहर है हमारे कई लोग, अगर वो इन तरह के वेपन से वार करेगा तो हमारा जो, वैसे तो हम करेंगे नहीं न्यूक्लियर वॉर, फर्स्ट इंस्टेंस कभी भी हमारी तरफ से पहल होगी ही नहीं, हम हमेशा डिफेंस में करेंगे। लेकिन अगर कोई हम पे, हमारे लोगों पे, हमारी टेरिटरी पे बायोलॉजिकल वेपन से, केमिकल वेपन से वार करता है तो उसका रिस्पॉन्स, उसका जवाब हम न्यूक्लियर से ही देंगे। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इस रेजोल्यूशन से हमने एब्सटेन किया है, रेजोल्यूशन ऑब्वियसली फेल हो गया अडॉप्ट होने में। क्यों? क्योंकि दो ही काउंसिल मेंबर्स ने बेसिकली इसमें फेवर में वोट किया, एक रशिया एक चाइना, ठीक है, यूएस यूके फ्रांस, बाकी जो इनके मेंबर्स हैं 5P5 जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने अगेंस्ट में वोट किया, और इंडिया ने एब्सटेन किया। बाकी 15 में से अब इंडिया भी तो एक नॉन परमानेंट मेंबर है जिनकी नॉन परमानेंट मेंबरशिप खत्म होने वाली है इस दिसंबर में, तो हमने एब्सटेन किया, बाकी सबने एब्सटेन किया। इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द वोट अगर हम देखें, हमने क्या कहा है, इंडिया ने क्या कहा है अपने एक्सप्लेनेशन में, जो हमारे काउंसलर है ए अमरनाथ फ्रॉम इंडिया परमानेंट मिशन टू द यूएन, उन्होंने बोला देखिए हम काफी इंपॉर्टेंट मानते हैं बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन को, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट नॉन डिस्क्रिमिनेटरी डिसआर्मामेंट ट्रीटी है जो बैन करती है कंप्लीट कैटेगरी ऑफ वेपन्स को, कैटेगरी ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को, जो कैटेगरी का नाम है बायोलॉजिकल वेपन्स। क्योंकि देखिए कैसे ये सिर्फ एक अकेली नॉन डिस्क्रिमिनेटरी कन्वेंशन है, क्योंकि एनपीटी या फिर और भी सीटीबीटी, ये जो जितनी भी इस तरह की ट्रीटीज है ना, ये सारी की सारी ट्रीटीज डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट क्या कहती हैं ट्रीटीज कि हम 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं और वही न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स रहनी चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने खुद से कैसे डिसाइड कर लिया? चलो हमने न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर कर लिए, जो आप हो सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड 5 मेंबर्स, अब कोई और नहीं करेगा क्योंकि अब न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का टाइम आ गया। व्हाट नॉनसेंस इज दैट? आपको किसने ये हक दिया? तो हम इसको डिस्क्रिमिनेटरी मानते हैं, ठीक है। तो पर बायोलॉजिकल वेपन स्टेट है, ये कंप्लीटली सबके लिए लागू होती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट टेक्स अ प्ली अगेंस्ट जीएम मस्टर्ड, इट्स रिलीज ऑन होल्ड। देखिए इसके बारे में मुझे बस आपको इतना बताना है कि जीएम मस्टर्ड को एक इन्वायरमेंटल रिलीज का जो ऑर्डर मिल गया है, अलाउंस मिल गई है जीईएसी द्वारा अब, लेकिन फाइनली इसको रिलीज को होल्ड पे रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी पिटिशंस फाइल की गई हैं, जिसमें से एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट सुनने के लिए, हियर करने के लिए राजी हो गए हैं। इसीलिए बेसिकली इसका रिलीज होल्ड पे रखना पड़ेगा। अभाव ऑफ एम्यूनिटीज एंड द बार फ्रॉम गवर्नमेंट फीड करप्शन मस्ट एक्ट पीएम। अब पीएम ने ये कहाँ बोला है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिलेंस अवेयरनेस वीक के दौरान जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी द्वारा, उसके दौरान ये बोला है कि देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव इकोसिस्टम इस तरह का होना चाहिए जिसका रवैया जीरो टॉलरेंस है फॉर करप्शन, ठीक है।
अभाव ऑफ एम्यूनिटीज यानी कि लैक ऑफ एम्यूनिटीज, लैक ऑफ नेसेसिटीज और अननेसेसरी दबाव, प्रेशर फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये दो मेन रीजंस होते हैं जो बेसिकली हमारी प्रोग्रेस को रोकते हैं और प्रमोट करते हैं करप्शन को। देखिए ऑब्वियसली जब किसी इंसान के पास बेसिक एम्यूनिटीज नहीं है ना, तो फिर वो करप्शन की तरफ ज्यादा प्रेरित होता है, या फिर अगर कुछ नहीं है तो ब्लैक मार्केट में बिकने लग पड़ता है, जानबूझ के उसको रोक लिया जाता है। तो सरकार बहुत ज्यादा दबाव देती है, इस वजह से भी जस्ट यूटोरिक, मतलब आप इसको उस तरह से कुछ ऐसा बहुत कॉन्क्रीट यहाँ पे नहीं लिखा। नो करप्ट पर्सन शुड गेट पॉलिटिकल सोशल सपोर्ट, एवरी करप्ट पर्सन शुड बी पुट in the dock by society. It is necessary to create this environment, just that. Okay, let's move on to the Hindu. Alright, media one बैन के सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन सेंटर ओवर सील्ड कवर। अब ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमने कल डिस्कस किया था, ये कल का ही एक फॉलो अप आर्टिकल है जिसमें बेसिकली हमने क्या देखा था, मीडिया वन एक चैनल है, टीवी चैनल है केरला का, ठीक है, केरला बेस्ड एक टीवी चैनल है, जिसको बेसिकली जनवरी में क्या हुआ था, उन्होंने अपना लाइसेंस दोबारा रिन्यू करवाना था। तो लाइसेंस आप दोबारा रिन्यू किससे करवाते हो, होम मिनिस्ट्री से। तो उन्होंने होम मिनिस्ट्री के पास बोला कि हमारा लाइसेंस रिन्यू कर दीजिए। तो होम मिनिस्ट्री ने रिन्यू तो छोड़िए, उनको एक स्टेटमेंट लिख के दे दी कि आपका जो चैनल है इट गोज अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, और इन रीजंस पे हम बेसिकली आपको बैन कर रहे हैं आपके चैनल को। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया, केरला हाई कोर्ट पे केस डाला इस चैनल ने, मीडिया वन ने। तो केरला हाई कोर्ट को सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ मटेरियल हैंड ओवर किया कि देखिए सील्ड मैनर में, एकदम है ना, छुपाओ सीक्रेटिव मैनर में, कि अच्छा इस वजह से हमने बेसिकली इनको बैन किया है। तो फिर केरला हाई कोर्ट ने भी अपहोल्ड कर दिया इनका बैन कि ठीक है, हाँ बिल्कुल नेशनल सिक्योरिटी रीजंस हैं, इस वजह से आपका चैनल बैन हो गया है। मीडिया कंपनी को बताया तक नहीं, उनको कोई कॉपी नहीं दी कि किस वजह से बैन किया है, बस देखिए। तो इसी में देखिए जो मिस्टर दवे हैं, ना दुष्यंत दवे, जो बेसिकली इनके मुकुल रोहतगी, दुष्यंत दवे, बहुत सारे जो लोग हैं जो इनका केस लड़ रहे हैं मीडिया वन का, उन्होंने कहा है कि ऐसे तो कोई भी मीडिया या कोई भी पब्लिकेशन सेफ नहीं है, आप किसी को भी सिर्फ इतनी सी बात बोल के शट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, ये इन्होंने बोला है। अब देखते हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने क्या बोला है। अब देखिए जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने ये बात बोली है, द गवर्नमेंट शुड मेक आउट अ वेरी क्लियर केस। आप पहले हमें इम्प्रेस कीजिए, आप बताइए कि ऐसा क्या आपके डिस्क्लोजर करने से कि इंफॉर्मेशन आप इतना सा नहीं बता सकते कि आप क्यों, मतलब अच्छा नेशनल सिक्योरिटी आपने सिर्फ इतनी सी बात बोल दी, किस वजह से, क्या ऐसा उन्होंने पोस्ट किया, क्या रीजंस हैं, और जो आप हमें सील्ड कवर में मटेरियल हमें भी दे दोगे कि अच्छा इस वजह से हमने नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट इनको बंद किया, तो ऐसा क्या है उस सील में जो अगर रिवील हो गया तो मतलब नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर खराब हो जाएगा हमारी कंट्री का। तो पहले हमें इस बात पे आप कन्विंस करो, हम तो कन्विंस ही नहीं हो पा रहे इस बात से। तो ये चीज इन्होंने बोली है, ठीक है। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट ऑफ इट। तो हम देखते हैं बाकी आर्टिकल्स क्या है। ओके, Resat-2 सैटेलाइट मेक्स री एंट्री इनटू अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो क्या है देखिए, इसरो की Resat-2 सैटेलाइट जो लॉन्च की गई थी 2009 में, उसने एक दोबारा वापस अपनी री एंट्री कर ली है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। देखिए हर सैटेलाइट का एक आप कह सकते हैं लाइफ टाइम पीरियड होता है ना, रिटायरमेंट भी होती है, एक्सपायरी पीरियड भी होता है, उसके बाद उसे वापस आना ही पड़ता है ना, अर्थ के एटमॉस्फेयर में। तो फाइनली इसका टाइम भी खत्म हो गया। अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं Resat-2 के बारे में, ये इंडिया की फर्स्ट स्पाई सैटेलाइट कहा जाता है इसको, ठीक है। जिस बेसिकली क्या है, रीसैट रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है। तो रेडार इमेजिंग से आपको पता चल रहा होगा कि एक सर्वेलेंस सैटेलाइट है, कि बेसिकली हमारे अगर कोई हॉसाइल एनिमी शिप है जो हम पे अटैक करने वाली है तो उसकी इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंचाना एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। कुछ इस तरह के काफी इंपॉर्टेंट इमेजेस हमें भेजना, इंफॉर्मेशन भेजना, ये इन्होंने किया है, ठीक है। द स्पेस एजेंसी ऑन थर्सडे सेड दैट Resat-2 सैटेलाइट, जिसका वेट है 300 kg, और इन्होंने एक अनकंट्रोल्ड री एंट्री कर ली है इंडियन ओशन में नियर जकार्टा, ठीक है। अब देखिए हम एक्सपेक्ट ही इनको यहाँ आने के लिए कर रहे थे और उन्होंने फाइनली उसी टारगेट पे अपनी री एंट्री की। ओके तो इसको लॉन्च किया गया था PSLV-C12 द्वारा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 13 साल हो गए, 13.5 ईयर्स एक्चुअली, जब इनका लाइफ टाइम अगर हम देखें तो ये इन्होंने बोला देखिए इसको डिजाइन सिर्फ 4 सालों के लिए किया गया था, पर इसकी मेंटेनेंस इतनी प्रॉपरली हुई, ऑर्बिट मिशन प्लानिंग सब कुछ इतना प्रॉपर था इसरो द्वारा कि और जो यूजेज फ्यूल का हुआ, देखिए फ्यूल खत्म हो जाएगा तो फिर वापस आओगे ना, है ना, लेकिन इसका इतना इकोनॉमिकल यूजेज किया गया फ्यूल का, बहुत सोच समझ के एंड ऑल ऑफ दैट, कि जिस वजह से इसका 13 ईयर्स तक ये हमें
यूजफुल पेलोड डेटा पहुंचाती रही। तो ये सारी चीज़ें देखिए, री एंट्री की वजह से कोई फ्यूल अब बचा ही नहीं था जब सैटेलाइट में, तो ऑफ कोर्स कोई कंटामिनेशन एक्सप्लोजन फ्यूल की वजह से हुआ ही नहीं। ठीक है, साथ ही साथ में कोई भी और भी बाकी सारी चीज़ें, री एंट्री के टाइम पे सब कुछ हीट अप हो जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जब सैटेलाइट वापस आ रही है इतनी हीट जनरेट होती है कि कोई भी जो है इस तरह का पार्टिकल हमारे अर्थ के प्लान जो हमारे प्लानट को इम्पैक्ट करेगा ही नहीं। सो इट वॉज सेफ। Right now this is something very important, a gold mushroom combo to ease drug delivery। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कॉमन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कॉर्डिसेप्स मिलिटारिस क्या है, तो आप इसको प्लांट मत मार्क कर देना, या फिर कुछ और मत मार्क कर, कॉस्मेटिक्स लिखा हुआ कभी उस पर मार्क कर दो, नहीं। कॉर्डिसेप्स बेसिकली एक तरह का फंगस है। ओके तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इफ यू मतलब ये तो बहुत इजी है, अगर आपने थोड़ी सी भी बायोलॉजी पहले पढ़ी है तो ये तो बहुत इजी है कि कॉर्डिसेप्स जो है वो एक फंगस की वैरायटी है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। ओके, कॉर्डी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स जो है, जो बेसिकली एक कोलैबोरेटिव एक्सपेरिमेंट किया गया हमारे 4 इंडियन इंस्टीट्यूशंस के रिसर्चर्स द्वारा, तो उनको पेटेंट मिल गया है जर्मनी से। ठीक है, ये जो नैनो पार्टिकल्स, देखिए मैं आपको कुछ और बता देती हूँ थोड़ा सा बेसिक। जो गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो ड्रग डिलीवरी को और फास्ट और एफिकेशियस, मतलब अपने टारगेट पे ही जाके हिट करेगा और बहुत जल्दी। तो अगर आप थोड़ा सा कैंसर रिसर्च के बारे में जानते हैं ना, तो कैंसर रिसर्च के लिए भी इस तरह के गोल्ड नैनो पार्टिकल्स बनाए जा रहे हैं, जो क्या करेंगे, सीधा उनको आपने भेजा और वो जहां पे भी आपका ट्यूमर है उसको जाके हिट करेगा और उसको हीट अप कर देगा। बाहर लाइट, आपके स्किन के बाहर लाइट जल रही है, अंदर नैनो पार्टिकल भेजा है, ठीक है, जहां पे भी ट्यूमर है वहां पे अटैच करेगा, लाइट इंफ्रारेड आपने भेजी और वो बर्न हो गया। और ये माउस में एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गए हैं। तो गोल्ड पार्टिकल्स जो हैं वो यही करते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ है, गोल्ड पार्टिकल्स को और कॉर्डिसेप्स को, इस फंगस को कॉम्बिनेशन करवाया गया है और उसकी एफिकेसी जो होती है ड्रग डिलीवरी की, वो बढ़ाई गई है और फास्ट रेट पे इसका ड्रग डिलीवरी किया गया है, एनेबल। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे नैनो पार्टिकल्स है कैसे बने हैं। कॉर्डिसेप्स मिलिटारिस के कुछ कुछ एक्सट्रैक्ट्स लिए और गोल्ड सॉल्ट जो है उनके एक्सट्रैक्ट्स, तो इसीलिए बेसिकली ये सब कुछ कॉम्बो बनाया गया। राइट, कॉर्डिसेप्स मिलिटारिस क्या है, हाई वैल्यू पैरासिटिक फंगस है। इसको लैब ग्रो किया गया, लैब में ग्रो किया गया इस पर्टिकुलर कोलैबोरेशन के लिए, इस पेटेंट के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, पेनिट्रेशन इन द सेल्स इज मोर व्हेन ड्रग पार्टिकल्स आर स्मॉलर। ऑफ कोर्स नैनो पार्टिकल्स जब होंगे तो वो ड्रग डिलीवरी तो ऑब्वियसली फास्ट होगी। तो ये सुपर मशरूम भी है कॉर्डिसेप्स मिलिटारिस। ओके, इसके बहुत सारे मेडिकल प्रॉपर्टीज हैं, हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, और अगर इससे नीश आपसे पूछ लिया गया हैबिटेट क्या है इसका, तो ईस्टर्न हिमालयन बेल्ट में ये नेचुरली मिलते हैं। ये वाइल्ड मशरूम है एक तरह की, आप खा नहीं सकते इसको ऐसे बिल्कुल, मतलब इस तरह से यूजुअली खाते नहीं है हम। ठीक है, SC upholds death penalty of Red Fort attack convict. Now this is also since it is on the first page, of course it is important. सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली दूसरी बार डिसमिस कर दिया एक पिटिशन किसका, जो एक डेथ रो कॉन्विक्ट जिनको डेथ पेनल्टी ऑलरेडी मिल चुकी है, जिनका नाम है मोहम्मद आरिफ अशफाक, उनका बेसिकली आप कह सकते हैं इस नाम से उनको जाना जाता है। तो उनको कैपिटल पनिशमेंट मिल चुकी है, तो उसके खिलाफ उन्होंने रिव्यू पिटिशन, जिसे आप कहते हैं कि एक बार रिव्यू कर लीजिए, इस तरह का उसको डिसमिस कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों, इनके ऊपर क्या केस है, रेड फोर्ट में जो अटैक हुआ था 2000 में, ठीक है, वो केस है इनके ऊपर। तो बेसिकली चीफ जस्टिस यूयू ललित ने कहा है कि ये जो इंसिडेंट था, ये टेररिस्ट इंसिडेंट था, वो एक डायरेक्ट अटैक था हमारी यूनिटी पे, इंटीग्रिटी पे और सॉवरेनिटी पे। ठीक है, तो आप कुछ भी कह लीजिए कि जो कॉल रिकॉर्ड्स आपने यूज किए एविडेंस के रूप में हमारे खिलाफ, वो सही नहीं थे, इस बेसिस पे आप हमारी कैपिटल पनिशमेंट कम कर दो या कुछ भी कह दो, वो मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंस बन ही नहीं सकता। इट इज नॉट इवन नियर टू दैट मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंस। ठीक है, मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंस मैं आपको बता चुकी हूँ, इस टर्म को आप ध्यान से सुनिए, पढ़िए कि क्या होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी कोई केस है, ठीक है, तो किसी भी कोई अगर उसको डेथ पेनल्टी मिल गई है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन कोई भी सजा सुनाने से पहले उस इंसान का बैकग्राउंड हिस्ट्री, क्या पता अगर उसने किसी इंसान को मारा है तो क्योंकि वो इंसान उसको बहुत टॉर्चर करता था, उसको इतना मेंटल ट्रॉमा हुआ होता है, क्या पता उसकी एज कम है, कोई भी रीजन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह ये चीज होती है मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस, जिससे बेसिकली जो आपका सजा है वो थोड़ी कम हो जाती है, कंसेशन मिल जाता है आपको। ओके, द राइट एंड वर्ड्स, तो क्या हुआ है, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, बेंजामिन नेतन्याहू, ऑफ कोर्स ही वाज सेट टू make a comeback into Israeli politics as the again as the PM of
इजराइल, ठीक है। तो फाइनली बेंजामिन नेतन्याहू बन चुके हैं, ऑलमोस्ट बन चुके हैं पीएम, क्योंकि उनको एक अफोर्डेबल मेजोरिटी, एकदम रीजनेबल मेजोरिटी मिल गई है। ओके, तो फाइनली 17 महीने ऑपोजिशन में रहने के बाद ये लिक्विड पार्टी को बिलोंग करते हैं, फाइनली इज बैक। ओके, तो आप जानते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था कि इनके जो अलाइज हैं वो राइट रिलीजियस अलाइज हैं। आप जब इनका पढ़ेंगे ना कि किस तरह की इजरायली पॉलिटिक्स है, इजरायली पॉलिटिक्स में कुछ भी लेफ्टिस्ट नहीं होता या कुछ भी सेंट्रिस्ट नहीं होता, वहां पे सब राइटिस्ट हैं, ठीक है। सब एक्सट्रीमली रिलीजियस, एक्सट्रीमली राइटिस्ट, एक्सट्रीमली कॉन्जर्वेटिव, है ना। बस कोई थोड़ा ज्यादा है, कोई थोड़ा कम है, तो ये है इनकी पॉलिटिक्स, ऐसी होती है। ओके, तो बेसिकली अब हम इनके जो अलायंस हैं वो भी राइट रिलीजियस, फार राइट आप जिन्हें कह सकते हैं, वो है, ठीक है। तो देखिए बात क्या है, हम यूजुअली दोबारा से जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि एक आप एक क्रीसेंट बनता होता था जिसमें बोरिस जॉनसन थे, मिस्टर ट्रम्प थे, फिर जेयर बोल्सोनारो थे, ठीक है। तो बोरिस जॉनसन चले गए, है ना, फिर उसके बाद क्या हुआ कि ट्रम्प भी चले गए, फिर ट्रम्प के साथ साथ अभी हमने क्या देखा कि जेयर बोल्सोनारो भी ब्राजील में चले गए और लूला दा सिल्वा आ गए, ठीक है। तो हमें लगा कि ठीक है, अब इस तरह के जो काफी राइटिस्ट लोग थे, जो प्रोटेक्शनिस्ट थे, वो जा रहे हैं, अब कुछ लेफ्टिस्ट या थोड़ा सेंट्रिस्ट आउटलुक आ जाएगा, तो इसके चलते। लेकिन हमने राइट लोगों को भी बढ़ते हुए देख लिया, जैसे हमने क्या देखा इटली में, जो मुसोलिनी के बिल्कुल डिसेंडेंट्स आप कह सकते हैं, जो मुसोलिनी को पार्टी को बिलोंग करते हैं कहीं ना कहीं, जॉर्जिया मेलोनी वो प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं इटली में। साथ ही साथ में अब हम दोबारा यहाँ पे देख रहे हैं कि एक राइटिस्ट कोलिजन, फार राइटिस्ट, इससे पहले जो था वो थोड़ा सा सेंट्रिस्ट आप कह सकते हैं, थोड़ा मॉडरेटिंग पार्टी थी वो, जो इससे पहले बनाली की जो बेनेट की, नफ्तली बेनेट की जो पार्टी रूल कर रही थी, ठीक है। तो अभी फिर हम राइट विंग का दोबारा सा रिजर्जेंस देख रहे हैं, ठीक है। स्वीडन में भी हमने देखा, तो ये सारी चीजें। ओके, तो हिज कोलिजन, इनकी कोलिजन में क्या क्या होंगे, एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस जायोनिज्म, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स शाहs एंड यूनाइटेड तोरा जुडाइज्म, ठीक है। ये 65 सीट्स इनको मिल रही, 61 चाहिए। मैं आपको बता दूं, इनका जो नेसेट है, इनका जो पार्लियामेंट होता है, जैसे हम एमपी कहते हैं, ये एमके कहते हैं, मेंबर ऑफ नेसेट, ठीक है। तो इनके नेसेट में बेसिकली 120 मेंबर का ये बॉडी है, इसमें से 61 सीट्स चाहिए होते हैं मेजोरिटी के लिए, ही हैज 65, सो ऑफ कोर्स इट इज अ कंफर्टेबल मेजोरिटी। बट द कोलिजन गवर्नमेंट लेड बाय यमीना पार्टी इज नफ्तली बेनेट इवेंचुअली फेल अपार्ट, जो मैं आपको बता रही थी इनसे पहले। अब देखिए, ये पिछले 3.5 साल में 5वां इलेक्शन है, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हैं कि मतलब व्हाट इज दिस, है ना, कि किस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, और यहाँ पे हर सरकार कोलिजन के साथ ही आती है ऑलमोस्ट। फॉर मिस्टर नेतन्याहू हु इज ऑन ट्रायल फॉर 3 करप्शन केसेस, इन पे काफी सारे करप्शन केसेस हैं, ओके। तो ये सारी चीजें, फिर भी इन्होंने ऑपोजिशन में रह के ऑफ कोर्स ही ट्राई टू रीबिल्ड हिज राइट रिलीजियस बेस, जो आप देख सकते हैं सारे रिलीजियस ग्रुप्स को इकट्ठा करके इन्होंने पार्टी फॉर्म कर ही ली। इन्होंने अटैक किया बार बार वीक कोलिजन जो इनसे पहले वर्क कर रही थी, एंड प्रॉमिस टू मेक इजराइल स्ट्रॉन्ग अगेन, ठीक है। उन्होंने बोला कि अब इनके रहते हुए हमारा जो सरकार है, हमारी जो कंट्री है वो वीक हो गई है, मैं इसको दोबारा स्ट्रॉन्ग करूंगा। द रिजल्ट शो दैट इज कैंपेन स्ट्रक अ कॉर्ड, ऑफ कोर्स उनकी ये कही गई बातें वो लोगों को रिलेट कर गई और लोगों ने इनको दोबारा पावर दे दी, ठीक है। उनका यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं होता इनके इजराइल में इलेक्शंस ऐसे नहीं होते कि आप अपने कैंडिडेट, अपनी पार्टी के लिए हर कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग से वोट करेगी कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये बंदा जीता, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। मतलब सारे बस वोट करते हैं दो पार्टीज को, जो भी आपको लग रहा है, तो आपने पार्टी को वोट डाला, फिर जितना परसेंटेज आपको 33% मिला वोट या फिर 43% मिला, जितना भी, तो उस परसेंटेज ऑफ वोट्स के बेसिस पे आपको सीट मिलती है उतनी, ठीक है। तो ये होता है, ओके। बट हिज रिटर्न वुड ऑल्सो रेज क्वेश्चंस ऑन रीजनल पीस। अब देखिए, आ तो गए हैं ये, इसराइल को तो स्ट्रॉन्ग बना देंगे, पर जो रीजन की जो पीस है, क्योंकि इनके आसपास ईरान भी है, बाकी कंट्रीज भी है, ये उनको गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। द किंग ऑफ इसराइल फॉर हिज लॉयल सपोर्टर्स एज दे कॉल हिम, ही एट बेस्ट इज अ डिवाइसिव लीडर। ऑफ कोर्स ही इज अ डिवाइसिव लीडर, क्योंकि इनके टाइम पे अगर आपको याद होगा 17 ही तो महीने हुए हैं, आप न्यूज़पेपर्स अगर कवर कर रहे हैं, तो किस तरह से हमने पैलेस्टीनियंस के ऊपर अटैक्स देखे हैं, ये सब कुछ इन्हीं के रजीम में हुआ था। आपको अगर याद हो तो, हुज कमिटमेंट टुवर्ड्स जस्ट सोल्यूशन टू द पैलेस्टीनियन क्वेश्चन रिमेन्स डाउटफुल। वो चाहते ही नहीं है कि एक 2 स्टेट सोल्यूशन जिसे हम कहते हैं, एक बनेगा इसराइल, एक बनेगा पैलेस्टीन, और पैलेस्टीन की कैपिटल होगी ईस्ट जेरूसलम, है ना, जो हमारा इंडिया का भी यही पॉइंट है, लेकिन वो इसमें बिलीव ही नहीं करते। वो तो
basically पैलेस्टीन को कुछ भी नहीं देना चाहते. He had once said that independent Palestinian state would not be formed under his watch. मेरे रहते रहते ये नहीं हो सकता कि एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट में बनने दूँ. ओके, तो उनके हॉकिश पॉलिसीज, जो हार्ड लाइन पॉलिसीज हैं ईरान की तरफ, अगर आपको याद होगा ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट सबसे बड़े, उनको इन्होंने मरवाया उन्हीं की कंट्री में, और इसराइल ने कभी डिनाई भी नहीं किया कि हमने नहीं किया ये अटैक्स. आपको अगर याद हो, ईरान में उनके सर्वर्स जो हैं, जो बेसिकली न्यूक्लियर मटेरियल तैयार कर रहे हैं या जो भी जिस तरह का डेटा उसमें था, सर्वर्स को हैक करवाना, आए दिन वहाँ पे अटैक्स करते हैं ये, मालवेयर फैलाना वहाँ के कंप्यूटर्स में. तो इस तरह का अटैक हमने नेतन्याहू के टाइम पे बहुत देखा है और भी देखने के लिए मिलेंगे. नेतन्याहू is seen to be a hardliner, his main collision partner. अब देखिए जितने, ठीक है, he is rightist, पर उनकी जो पार्टनर्स हैं वो फार राइटिस्ट हैं, उनसे भी ज्यादा राइटिस्ट. तो आप सोच सकते हो कि कितने राइटिस्ट होंगे. ठीक है, तो ये चीज मतलब एक उनमें से है मिस्टर बेन वीर. बेन वीर अगर हम बात करें 2007 में उनको कन्विक्ट किया गया था इंसाइटेड रेशिज्म इंसाइट करने के लिए. एक टेररिस्ट ग्रुप को भी बैक करते हैं वो, जिसने बेसिकली डिसमेंटल करने की कोशिश की थी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को और प्रोविजनल गवर्नमेंट जो ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक टेरिटरीज वगैरह में है उनको. ठीक है, तो वो कंप्लीटली स्टॉन्चली अपोज करते हैं पैलेस्टीनियन स्टेट को. ही हैज आल्सो अटैक्ड. अब देखिए इसराइल में ना सिर्फ जूइश लोग ही नहीं रहते, इसराइल में जो अरब लोग हैं वो भी सिटीजन हैं कुछ कुछ. ठीक है, तो इसलिए तो अरब का भी एक मेंबर आपने देखा है कि इनकी असेंबली में था लास्ट टाइम, पार्टी में, गवर्नमेंट में. ठीक है, तो उनके भी खिलाफ है ये जो इनके कोलिजन पार्टनर्स हैं. while a government of Netanyahu and Ben Gvir would be a leap for Israel's right wing, any leader who is invested in the country's long-term interest cannot ignore the growing violence in the occupied land and widening social disquiet under inside Israel proper. तो ये चीज obviously काफी ज्यादा contentious है. आप राइटिस्ट हैं, आप हो, पर जिस तरह का आपकी सोसाइटी में डिवीजन फैल गई है, जिस तरह का स्टैंड आपकी कंट्री हर जगह ले रही है, इट इज समथिंग यू शुड एक्चुअली बी वेरी केयरफुल अबाउट. हस्बैंड कैन रिजेक्ट खुला डिमांड मुस्लिम बोर्ड. देखिए जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जितने भी डिसीजंस हैं वो डिस्कस करने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे केसेस चल रहे हैं. जैसे अगर हम ज्ञान वापी मॉस्क का केस देखें या फिर ट्रिपल तलाक पे दोबारा अब बहुत सारी हम डिबेट्स देख रहे हैं. फिर यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड में बहुत सारी डिमांड्स है, पॉलीगैमी को हटाने की, पॉलीएंड्री को हटाने की, हमने कल भी देखा था, है ना. तो उसी के चलते हुए बहुत सारे केसेस आ रहे हैं. तो अगर आपको याद होगा तो हमने एक रिसेंटली इनका एक और स्टेप देखा था, विच इज ऑफ कोर्स वेरी गुड. उसमें ये था कि विमेन को बोर्ड में रिजर्वेशन दी गई है, कुछ 2 सीट्स फिक्स की गई हैं पासमानदा कम्युनिटी और विमेन के लिए, विच वाज ऑफ कोर्स वेरी प्रोग्रेसिव. ठीक है, तो फाइनली अब क्या हुआ है, देखिए अगर आपको याद होगा कि केरला हाईकोर्ट ने एक वर्डिक्ट में इसी हफ्ते में क्या बोला है कि बेसिकली एक मुस्लिम विमेन है ना, मुस्लिम विमेन को एक राइट होता है, डिवोर्स का राइट आप कह सकते हैं. इफ शी हैज टू एंड द मैरिज, तो एक खुला एक एक प्रोसेस है खुला, उसके माध्यम से आप बेसिकली अपनी मैरिज को एंड कर सकते हो. और इसमें बेसिकली मैन के पास कोई राइट नहीं होता. केरला हाईकोर्ट ने ऐसा कहा था कि आप अपने कंसेंट को विदहोल्ड नहीं कर सकते. अगर लड़की ने खुला मांग लिया तो ऑफ कोर्स मैरिज वुड एंड. ठीक है, तो आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप मना कर दो. लेकिन बोर्ड ने ये कहा है कि ऐसा नहीं है, दोनों दोनों की शादी हुई है तो दोनों का इक्वल से है. ओके, तो खुला तब तक नहीं हो सकता जब तक हस्बैंड बेसिकली अपनी वो भी कंसेंट नहीं दे देते. इट इज अप टू हस्बैंड. वो अगर मैरिज को एंड नहीं करना चाहते हैं तो वो डिनाई भी कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे यही चीज बोली गई है. तो अगर बाय चांस जो मैन है इफ डज नॉट अग्री, मतलब वो खुला की डिमांड को अग्री नहीं करते, तो फिर विमेन के पास एक ऑप्शन रह जाता है, उनके पास एक राइट है दैट शी कुड गो इन फोर्स फॉर फस्क, जिसे हम बेसिकली जुडिशियल डिवोर्स कहते हैं. तो ये कुछ एक चीज थी जो मैंने आपको बता दी. इंडिया विल इंसिस्ट ऑन एक्शन क्लियर फ्रेमवर्क एट COP27. COP27 आपको पता है UNFCCC का होने वाला है. हमें पता नहीं है कि मिस्टर मोदी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पर मिस्टर मोदी ने जिस तरह की आप कह सकते हैं जिस तरह का एक्यूमेन लास्ट समिट पे दिखाया, COP26 पे ग्लासगो समिट जो हुआ था, ऑफ कोर्स पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि इस बार हम और स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी इंडिया के पार्ट पे देखेंगे. देखिए बात क्या है, हम चाहते हैं कि ये जो है ना कॉप इस बार का, उसको कॉप ऑफ एक्शन बनाया जाए. ये बातें कमिटमेंट्स जो वेस्टर्न एडवांस कंट्रीज हर बार आके कह देती हैं, वी सपोर्ट रिस्ट्रेंट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ऑल दैट नॉनसेंस दैट दे टॉक अबाउट. हर बार ये भूल जाना कि क्लाइमेट चेंज एक्चुअली हो आपकी वजह से रहा है, लेकिन सफर छोटी छोटी कंट्रीज करेंगी जो ऑलमोस्ट पानी के नीचे सबमर्ज होने वाली हैं.
और भी बहुत सारी चीजें। तो हम चाहते हैं कि आप फाइनली यू वॉक द टॉक। क्लाइमेट फिनेंस का एक कॉन्सेप्ट है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का एक कॉन्सेप्ट है, आप उसको फुलफिल करें। ठीक है, क्या है क्लाइमेट फिनेंस की डेफिनेशन, क्लियरली उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाए सारी पार्टीज मिलके। ठीक है, क्लाइमेट फाइनेंस इन द सेंस आपने कहा हुआ है कि हम $100 बिलियन देंगे मिटिगेशन, अडेप्टेशन क्लाइमेट चेंज से करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लाइमेट चेंज आपकी वजह से हुआ है, लेकिन उस पर आज तक कोई अता पता नहीं है ना। तो ये इस तरह की चीज़ों पे हमें बेसिकली कमिटमेंट चाहिए एडवांस कंट्रीज से, और हम यही देखेंगे जो इजिप्ट में शर्म अल शेख में होने वाला है, वहां पे नवंबर 7 से ये शुरू हो रहा है। ओके, तो यही बेसिकली इंडिया का स्टैंड रहेगा वहां पे। देयर विल बी एंड इंडिया, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए लाइफ के बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, मैंने आपको बताया अगर कोई क्वेश्चन आता है या अपनी तरफ से भी आप लिखिए, बिल्कुल लिखिए कि जो इन्वायरमेंट को बचाने का, सस्टेनेबिलिटी का जिम्मा सिर्फ नेशनल सरकारों के ऊपर, नेशनल गवर्नमेंट्स के ऊपर नहीं है। ठीक है, ऑफ कोर्स यू आर आल्सो अ मेंबर ऑफ दिस प्लैनेट, आरंट यू? तो आम आदमी किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, जब वो अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेंगे, अपना लाइफस्टाइल सस्टेनेबल बना लेंगे। तो लाइफ का जो मिशन है, जो मिस्टर मोदी ने यूएन इन्वायरमेंट में या फिर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे जून 5 को इस बार दिया, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, इट इज इंपॉर्टेंट। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हम UNFCCC की इस COP27 पे पवेलियन देखेंगे, जो कंप्लीटली डिवोट किया जाएगा हमारे लाइफ के मिशन को, लाइफ की थीम को, विच इज फ्रीक्वेंटली आर्टिकुलेटेड बाय मिस्टर मोदी। ओके, तो मैंने देखिए उस पर्टिकुलर आर्टिकल में आपके साथ बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी कि कैसे इंडिया लीडर बनना है इस तरह के मिशंस को लेके। हम इंटरनेशनल योगा डे हमारे इंसिस्टेंस पे डिक्लेयर किया गया, या फिर हमसे इंस्पायर हो गया, आप ये कह सकते हैं। आप लाइव देखिए, बहुत सारे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जिम्मा हमने लिया, बहुत सारी इस तरह की चीजें। ऑपोजिशन प्रोटेस्ट मूव टू ओमिट सेंटर स्टेट रिलेशंस फ्रॉम एजेंडा। देखिए बात क्या है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बात आपको पता है, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बहुत सारी चैलेंजेस हैं, बहुत सारी क्रिटिसिज्म है। रीसेंट चैलेंज हमने क्या देखा था कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग जो मेन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, उनके यूजुअली देखिए एक हेल्दी कन्वेंशन क्या कहता है कि सरकार तो सरकार चला रही है, लेकिन क्योंकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज में असली काम होता है, बातचीत होती है, डेलिब्रेशन होती है, एक्सपर्टीज आती है, फिर चीज़ों पे सलाह मशवरा किया जाता है, लॉज पे, इस तरह की चीज़ें, तो वहाँ पे पॉलिटिक्स ना खेली जाए। तो इसीलिए वहाँ के जो हेड्स होते हैं स्टैंडिंग कमेटीज के, वो यूजुअली ऑपोजिशन एमपीज होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम होम मिनिस्ट्री की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बात करें, होम अफेयर्स वाली, तो उसमें से भी ऑलमोस्ट हर से हटा दिया, बस एक ही कांग्रेस के MP बचे हैं, बाकी सबको हटा दिया, ऑपोजिशन पार्टीज के हेड को। ठीक है, तो अब सिर्फ एक इसके पहले कांग्रेस के MP अभिषेक मनु सिंघवी हुआ करते थे, लेकिन अब चेयरपर्सन बन गए हैं बीजेपी की एक MP बृजलाल। ठीक है, तो बेसिकली अब ये तो एक हम देख ही चुके हैं कि क्रिटिसिज्म ये है कि हेड्स को हटाना, और पॉलिटिकल पार्टिसनशिप इन्वॉल्व हो गई है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में भी, तो असली काम भी अब इम्पेज होना शुरू हो जाएगा और पॉलिटिक्स आ जाएगी वहां पे भी। ठीक है, तो ये चीज अब, लेकिन साथ ही साथ में क्या हुआ है, जो एजेंडा, देखिए हेड जो है ना, जो अब जब नए चेयरपर्सन आते हैं, है ना, तो वो फिर एजेंडा को भी चेंज कर सकते हैं। एजेंडा सेटिंग तो फिर हेड के पास है ना, तो फिर क्या मैटर्स पे सलाह मशवरा होगा, फिर आप डिसाइड करोगे, फिर आप उन मैटर्स को हटा ही दोगे जो ऑपोजिशन कहती है जरूरी है। तो ये फिर पॉलिटिसाइजेशन हो जाता है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का, और वही हुआ है, क्योंकि बेसिकली अगर हम देखें 6 सब्जेक्ट्स को इशू किया गया है, जो इस बार स्टैंडिंग कमेटी लेगी, बात करेगी इन चीज़ों पे। एक जिसमें से है प्रिजन कंडीशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिफॉर्म्स, दूसरा है बॉर्डर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेट, फंक्शनिंग ऑफ यूनियन टेरिटरीज, इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड ऑल ऑफ दैट। पर इसमें सेंटर स्टेट रिलेशंस कहीं नहीं है, जो बहुत हद तक बुरे होते जा रहे हैं दिन ब दिन। बहुत सारी चीजें हैं, सेंटर स्टेट फिस्कल रिलेशंस, फिस्कल फेडरलिज्म हम देख चुके हैं। आई वुड अगेन सिंसियरली अर्ज कि आप मेरी पॉलिटी और इकोनॉमी की वीडियो जरूर देखें, उसमें स्पेशली जो सितंबर की इकोनॉमी की वीडियो है, उसमें मैंने फिस्कल फेडरलिज्म, इनकम टैक्स कैसे फिस्कल फेडरलिज्म से रिलेटेड है, वो सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हैं। सेंटर अर्जेस कनाडा टू बैन एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस। फाइनली हम क्या देख रहे हैं, आपको पता है 6 फॉर जस्टिस ग्रुप जो है वहाँ का, जिनके सरदार पन्नू जिनके लीडर हैं, है ना, तो बेसिकली वे खालिस्तानी रेफरेंडम करवाने वाले हैं नवंबर 6 को। तो हमने कनाडा को बोला है कि आप कैसे इस पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्सरसाइज को अपनी कंट्री में, अपनी टेरिटरी में होने दे सकते हैं मिस्टर ट्रूडो, वहाँ के जो PM हैं। तो हमने बोला है कि प्लीज बैन दीज ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि ये हम इंडिया उनको टेररिस्ट की तरह लिस्ट करते हैं, ये हमारे स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ने कहा है।
ऑलराइट, now this is definitely an internal security issue and कनाडा के साथ इस तरह का रिश्ता कभी फ्लरिश कर ही नहीं पाएगा जब तक वो हमारी सिक्योरिटी सेंसिटिविटीज को नहीं एड्रेस करेंगे. नो अदर कंट्री हैज द लोकस स्टैंडर्ड टू स्पीक ऑन कश्मीर, स्ट्रेसेस MEA. देखिए अब फाइनली क्या हुआ है, आपको पता है शहबाज शरीफ और शी जिनपिंग की मीटिंग देखी, सब कुछ हमने देखा. शहबाज शरीफ इज इन चाइना, है ना. तो फाइनली उसके बाद चाइना पाकिस्तान की जॉइंट स्टेटमेंट निकल के आई जिसको इशू किया गया है, ठीक है. तो उसमें बेसिकली क्या है, रेफरेंस देखिए हमने जम्मू कश्मीर पे, ठीक है. तो विच इज अनवारंटेड, मतलब चाइना का क्या लेना देना है, आप तो पार्टी भी नहीं हो, यू आर नॉट इवन एन इंटरेस्टेड पार्टी इन जम्मू कश्मीर. वाई इज जम्मू कश्मीर, वाई इज पाकिस्तान अगेन एंड अगेन गोइंग देयर एंड डिस्कसिंग जम्मू एंड कश्मीर. व्हाट नॉनसेंस इज दैट, वाई टू इंक्लूड अदर कंट्रीज. और चाइना द्वारा अगर वो कर भी रहे हैं तो इट इज चाइनाज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उस पर कॉमेंट करने से ही डिनाई करते, बिकॉज इट इज अ बायलेटरल इशू. एंड यही हमारी पॉलिसी कहती है, यही हमारा शिमला अग्रीमेंट कहता है 1972 का, कि भारत और पाकिस्तान के जितने भी मुद्दे हैं वो बायलेटरली ही डिस्कस किए जाएंगे. यूनाइटेड नेशंस, तीसरी पार्टी, कोई भी इस तरह का इंटरवेंशन हम नहीं देखेंगे. ओके तो ये चीज अब साथ ही साथ में देखिए, बहुत ये चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, कि हमने क्रिटिसाइज किया है जो प्लान्स बेसिकली पाकिस्तान और चाइना मिलके कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स और बढ़ाएंगे, जो POK से जो CPEC के प्रोजेक्ट जा रहे हैं, हाईवे प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीजें, और साथ ही में इसको एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं अफगानिस्तान तक. तो मतलब तीसरी गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो जाएगी इसमें, तीसरा एक और कंट्री इन्वॉल्व हो जाएगी इसमें, जो कम्प्लीटली हमारी टेरिटरी है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. हम राइटली हमारी टेरिटरी है वो, उसको इस तरह से चेंज करना उसके स्टेटस को बिल्कुल गलत है. और ये हमने कहा है कि अगर कोई भी कंट्री उसको ज्वाइन करेगी तो हम उसको इलेजिटिमेट ही उसके एक्शंस को ट्रीट करेंगे. तो यही हमारा बेसिकली संदेश है यहाँ पे. और हमने बोला है कि बिल्कुल ओके, विल जस्ट रीड इट. जॉइंट स्टेटमेंट क्या कहती है कि, और इन्होंने बोला है कि सिंसियर डायलॉग को हम सपोर्ट करते हैं टू रिजॉल्व द जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट एंड सेट दैट द रेजोल्यूशन, जो रेजोल्यूशन आए डिस्प्यूट का, इट शुड बी बेस्ड ऑन UN चार्टर, रेलेवेंट UNSC रेजोल्यूशंस, बायलेटरल अग्रीमेंट्स, है ना. तो अब देखिए हम UNSC की ये जो दी गई सलाहें हैं, सजेशंस होती हैं हमारी बातों पे, हमारे जम्मू कश्मीर और हमारे मुद्दों पे, हम उसको नहीं मानते. और इसीलिए इंडिया ने बेसिकली कंसिस्टेंटली रिजेक्ट किया है उनके दिए गए सोल्यूशंस को, कि हम रेफरेंडम करवा लें वहाँ पे, ये करवा लें, ये सारी चीज़ें. साथ ही साथ में एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जो चाइना ने रेफरेंस दी है यहाँ पे, कि पॉलिटिसाइज ना किया जाए काउंटर टेरर इश्यूज को. अब देखिए आपको पता है कि तो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई थी काउंटर टेररिज्म के ऊपर दिल्ली और मुंबई में, जिसमें हमने क्या किया था, हमने सूडान मॉडल अपनाया था. ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी. सूडान मॉडल क्या है कि हमने प्रेशर डेवलप करना शुरू किया है, ठीक है, प्रेशर डेवलप करना शुरू किया है चाइना के ऊपर, क्योंकि वो क्या कर रही है, ब्लॉक करती थी बार बार. हम बोलते हैं कि डेजिग्नेट कर दो 1267 सैंक्शंस कमेटी में, इस तरह के टेररिस्ट को वो ब्लॉक कर देते हैं, हम होल्ड पे रख देते हैं, हमें टेक्निकल इश्यूज हैं, ये है वो है. तो हम बेसिकली हमने क्या किया, साजिद मीर की वो कॉल रिकॉर्डिंग चला दी कि वो किस तरह से शूट करने के लिए अपने लोगों को बोल रहा है और किस तरह से लोगों की जान गई. तो चाइना का ये कहना है कि हम पॉलिटिसाइज कर रहे हैं इशू को. उन्होंने बोला इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट. डिक्लाइन इन प्री प्राइमरी एनरोलमेंट्स कंटिन्यूड इन 2021-22 सेज गवर्नमेंट रिपोर्ट. अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक रिपोर्ट आई, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, फैक्चुअल ओनली, यू डू नॉट इवन नीड मी हियर. तो यहाँ पे बस इतना आपको जानना है कि जो रिपोर्ट आई है उसकी वजह से हमें पता चला है कि प्री कोविड से अगर हम आज का टाइम कंपेयर करें तो जो प्री प्राइमरी लेवल होता है, प्री प्राइमरी लेवल क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है 1 to 5 की क्लासेस, उससे पहले की जो नर्सरी, KG, प्रेप, ये सारी जो क्लासेस में एनरोलमेंट है, दाखिला, एडमिशन, वो कम हुआ है 2021-22 में, ठीक है. गोइंग बियॉन्ड एमूर फैल्कन्स, नागालैंड टू सेलिब्रेट एवियन डाइवर्सिटी अंडरटेक सेंसस. तो फाइनली क्या होने वाला है, नागालैंड इज अंडरटेकिंग फर्स्ट एवियन डॉक्यूमेंटेशन, बर्ड्स की डॉक्यूमेंटेशन, जो सिर्फ ना ही एमूर फैल्कन्स को काउंट करेंगे ये लोग, बल्कि साथ में और जितने भी एवियन डाइवर्सिटी है इनकी स्टेट में, उनको काउंट करेंगे, ठीक है. तो ये अब देखिए एमूर फैल्कन्स क्या होता है, ये एक माइग्रेटरी रैप्टर है जो ट्रैवल करते हुए ईस्ट एशिया से साउथ अफ्रीका बीच में रुकती है. कहाँ पे, स्टॉप ओवर इनका जो साइट है वो है नागालैंड का एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है. तो इसीलिए इट ब्रिंग्स नागालैंड ऑन द वर्ल्ड बर्डिंग मैप. तो इसीलिए बेसिकली ये डॉक्यूमेंटेशन करेंगे. साथ ही में एक फेस्टिवल भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल, तोकू एमोंग फेस्टिवल. इसी के दौरान ये तोकू एमोंग बर्ड काउंट भी करेंगे, ठीक है. तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं. और जो बर्ड ये लोग काउंट करेंगे फिर उसको अपने पोर्टल पे लिंक कर देंगे. सुप्रीम कोर्ट फॉर सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर लाइव स्ट्रीमिंग ऑल द कोर्ट्स.
अब देखिए इन्होंने बोला है, मिस्टर GY चंद्रचूड़ ने बोला है कि हम सिंगल प्लेटफॉर्म पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक नेशनल मॉडल चाहिए जिसमें ना ही सिर्फ सुप्रीम कोर्ट लाइव स्ट्रीम करे अपनी प्रोसीडिंग्स को, बल्कि सारे कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे एक सिंगल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही हमेशा लाइव जाएं, अपनी प्रोसीडिंग्स को एक लाइव स्ट्रीम कर सकें। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक नेशनल मॉडल को डेवलप किया जा रहा है। चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर्स अ मस्ट इन ऑल पुलिस स्टेशन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बेसिकली हर एक स्टेट को और एक यूनियन टेरिटरी को बोला है कि आप अब अपॉइंट करेंगे चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर हर एक पुलिस स्टेशन में। हर एक पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर होगा जो चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर की तरह काम करेगा, जो डील करेगा चिल्ड्रन के साथ, अगर वो विक्टिम्स है तब भी, अगर वो परपेट्रेटर्स हैं तब भी, परपेट्रेटर अगर किसी क्राइम में भी उनका हाथ है तब भी। ठीक है, तो ये चीज अब देखिए क्यों किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को बेसिकली एडवाइस किया गया है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। आई वुड सजेस्ट कि आप नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को इस बार अच्छे से पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज इस साल आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज उनकी एडवाइजरी पे इन्होंने ये चीज कही है कि हम बेसिकली एक प्रोविजन है, देखिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है जो 2015 का, उसका एक प्रोविजन है विच कॉल्स फॉर डेजिग्नेटिंग एटलीस्ट वन ऑफिसर not below the rank of assistant sub inspector as CWPO in every station। इसी को बेसिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए ये चीज हुई है। In a note to all the DGPs, the Home Ministry said that the Commission had further requested कि एक स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट भी हर डिस्ट्रिक्ट में और सिटी में होगा, जिसको हेड किया जाएगा एक ऑफिसर द्वारा, जिसकी रैंक डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से DSP से कम नहीं होगी। तो ये भी आप देखिए। ठीक है, तो देखिए चाइल्ड वाले इश्यूज हैं उस पर आप ये चीज लिख सकते हैं। Okay, the unit would comprise CWPOs and 2 social workers। 2 social workers भी होंगे इस यूनिट में, जो हर डिस्ट्रिक्ट या हर सिटी में लाया जाएगा। ठीक है, तो साथ ही साथ में जिसको बेसिकली चाइल्ड वेलफेयर में थोड़ा एक्सपीरियंस है, जिन सोशल वर्कर्स को। ओके, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा पॉक्सो एक्ट के तहत मर्डर्स, इस तरह की चीजें हम देख रहे हैं। थैंक यू सो मच।